So working from garage, then being an operator at Bajaj, and now leading MTech Innovation as a managing director. Is it true, sir? Speedometers में क्या रोल है सर MTech Innovation का? कि बचपन में स्कूल छोड़ने के वजह से आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड। एक सपना देखते थे हम लोग कि हम लोग टेबल टेनिस के लिए पुणे में आएंगे, तो हम लोगों को आना पड़ा पुणे में स्कूल छोड़ के गैरेज में काम करने के लिए। तो 8 दिन के बाद मैं एक एग्जाम्पल हो गया डिपार्टमेंट में कि नया आदमी आके भी ये काम कर सकता है। तो लगभग लास्ट 40 ईयर आई एम रीडिंग इकोनॉमिक्स टाइम्स कि नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे जी। उस टाइम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ, जो मनमोहन सिंह का मेन स्ट्रेंथ था जी। वो एरिया की फॉरेन एक्सचेंज नहीं है इंडिया में। तो उन्होंने टीवी वाले को सबको लेटर लिखा कि आपको इंपोर्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा टीवी का। इस साल में हमने 83 लाख रुपीस कुछ इन्वेस्ट किए थे और हमारा टर्नओवर था 83,000 रुपीज। 28 करोड़ रुपए हमने रेज किए और हमने क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड, ये मैन्युफैक्चरिंग का प्लान बनाया। इंडिया का पहला पैन कार्ड हमने प्रिंट किया, पहला फास्टैग हमने बनाया, पहला क्राउड मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट RFID का हमने बनाया। इनोवेशन है तो पीपल विल कम टू यू। बट 2013 के टाइम में ऐसा एक पॉइंट था कि हम लोग बैंक के लोन्स रिपे नहीं कर पा रहे। अभी हम लोग तो बायोमेट्रिक कार्ड बना रहे। बायोमेट्रिक सेंसर कार्ड में होगा, यू कैन पुट योर फिंगरप्रिंट, नो पिन रिक्वायर। पोजीशन के साथ ग्लैमर आता है, बट वो सस्टेन करने के लिए काफी पेन्स लेने पड़ते हैं कि आपका अगर क्वालिटी अच्छा है तो कस्टमर डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट करता है। अभी और एक प्रोडक्ट हम लोग सेट अप कर रहे हैं यूजिंग RFID फॉर ट्रैकिंग द असेट्स। Tracking the assets. So we are doing it for RBI, Reserve Bank of India. So there is an ambitious plan from Indian government के next 6 month, 1 year, they want to add instead of QR code RFID tag for all kind of UPI payments. आपको कुछ करना है, आपको पैशन है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना जरूरी नहीं है। आपके लाइफ में आपके 3 बेस्ट फ्रेंड कौन रहे सर? अगर आप MTech में नहीं होते तो लाइफ में आप कहाँ होते? Where do you see yourself? जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से कुछ माइलस्टोन आगे आए, बट डेफिनेटली दुनिया देखते हम लोग द वे गूगल और फेसबुक कम बैक, जिस 10-20 साल में उन्होंने दुनिया चेंज कर दिया, वो देखने के बाद तो पता चलता है कि वी आर अ डॉट इन अ पेपर। So working from garage, then being an operator at Bajaj, and now leading MTech Innovation as a managing director. विजय कुमार गांधी सर, स्वागत है आपका हमारे ABC पॉडकास्ट में। थैंक यू। So how are you sir? गुड। When I was reading about you, आते ही मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि सर आप रियली ऑपरेटर से आपने शुरुआत की है, लेकिन फिर आपने बोला कि गैरेज से शुरुआत की है। सो आई एम रियली सरप्राइज। पहले मुझे लगा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इंटरनेट पे, क्योंकि आज मैं 3rd टाइम आपके कंपनी में आ रहा हूँ। 2 ट्रेनिंग्स आपके एम्प्लॉयज के लिए मैंने लिए थे। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट, एंड टुडे डायरेक्टली डूइंग पॉडकास्ट विद यू। आई एम रियली हैप्पी, एक्साइटेड। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्या ये सच है सर? जर्नी के ऊपर तो आएंगे, लेकिन गैरेज operator at Bajaj and now leading this company. Is it true, sir? Yeah, it is true. Okay. So, let me start with MTech, sir. You are the managing director of MTech Innovation. सबसे पहले मुझे बताइए सर, MTech Innovation ये कंपनी करती क्या है? जब भी हम अंदर आते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, डाइवर्सिफाई लग रहा है मुझे बहुत सारा। So, can you elaborate प्रोडक्ट्स हम क्या क्या करते हैं? बेसिकली वी हैव 3 डिविजन्स। तो एक डिवीजन स्पेशली ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, हाँ, उसमें हम लोग स्पीडोमीटर, डायल्स, एयर कंडीशन पैनल्स, लोगोज बनाते हैं। दूसरे डिवीजन में हम लोग कार्ड्स बनाते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंडिया का पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये फोकस कर रहे हैं। और 3rd डिवीजन है हमारा, वो फोकस कर रहा है अराउंड RFID। RFID, तो RFID में हम लोगों ने इंडिया के लगभग 25% फास्टैग दिए। उसके अलावा हम लोग फोकस कर रहे हैं, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट हमने किया कि यूजिंग RFID फॉर क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग देखते हैं रिसेंटली कुंभ मेला में स्टैम्पेड हुआ, राइट सर।
उसके पहले बालाजी का न्यूज था, उसके पहले हाथरस में इंसिडेंट हुआ। तो ये स्टैम्पेड जो होता है ये अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने वैष्णो देवी में यूजिंग RFID टैग क्राउड मैनेजमेंट सॉल्यूशन दिया है, जिसमें हर एक पर्सन RFID से ट्रैक होता है एंड एनी जोन व्हाट इज साइज ऑफ पीपल अवेलेबल, उसका हमने ऐप बना के श्रीन बोर्ड जो वैष्णो देवी का यात्रा कंट्रोल करता है उनके लिए प्रोडक्ट दिया है। तो उनके लिए हम लोग क्राउड मैनेजमेंट सॉल्यूशन मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट 2.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 2.5 करोड़ लोगों को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। श्रीन बोर्ड को अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन वे से यात्रा मैनेज कर रहे हैं वो, एंड जिसमें विदाउट आइडेंटिटी किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं यात्रा में। और लगभग 13 किलोमीटर का जर्नी है। तो उस ट्रैक पे हम लोगों ने हमारा नेटवर्क बनाया है जिससे हर एक पर्सन ट्रैक होता है एंड हर एक जोन में कितने लोग हैं इसका लाइव ऐप दिया है हमने, जिस ऐप से सिक्योरिटी फोर्सेस नो कि व्हाट इज क्राउड साइज एंड उसका एक बहुत अच्छा यूज होता है। कोई भी गुम जाता है तो वी गेट अराउंड 400 to 500 कॉल्स एवरी डे जस्ट टू सर्चिंग द पीपल। और बच्चे गुम गए तो हम लोग सर्च करते हैं यूजिंग RFID। क्या बात है सर। ऑडियंस को शायद पता नहीं होगा RFID होता क्या है। मैं भी जब MTech कर रहा था मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, दैट टाइम हमारे क्लास में मेरे एक क्लासमेट ने RFID लॉजिस्टिक्स के लिए कैसे फायदा होता है उसका एक उन्होंने प्रोजेक्ट दिखाया था, वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया था। तो तभी मुझे पता चला था RFID क्या है। लेकिन आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली RFID होता क्या है? RFID इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो वेव से हर एक टैग रीडर से ट्रैक होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी हम लोग जो भी फास्टैग यूज कर रहे हैं कार में, हाँ, एक टैग अपने कार को लगा दिया है, आप एक टोल लोकेशन को आ रहे हैं, हाँ, रीडर आपका डेटा कैप्चर कर रहा है, आपका पैसा डेबिट कर रहा है और विदाउट कार्ड कैश एक्सचेंज यू कैन मूव। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत जगह यूज हो रही है। तो फास्टैग इज अ बहुत अच्छा एग्जांपल है उसके लिए। फास्टैग इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन RFID। सर ये RFID कुंभ मेला में आपने जो बताया, कुंभ मेला में हम ट्रैक कर सकते हैं, वैष्णवी देवी में आपने लगाया है वो आपने बताया। लेकिन ये जैसे कार को एक फास्टैग लगा दिया तो वो ट्रैक हो रहा है, लेकिन जब श्रद्धालु आते हैं तो कब लगता है ये RFID टैग? नहीं, बेसिकली श्रीन बोर्ड जो वैष्णो देवी की यात्रा मैनेज कर रहे हैं उन्होंने बहुत डिसिप्लिन बनाया है यात्रा। जम्मू कश्मीर है, नजदीक कश्मीर का टेररिज्म का इशू है, तो दे वांट टू इंश्योर ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरीफाइड। तो हम लोग हर एक यात्री का डेटा कैप्चर करते हैं, उनका फोटो लेते हैं। लेकिन डेटा कैप्चर कैसे करते हैं? फोटो लेके करते हैं? हाँ, फोटो लेते हैं, उनका आधार कार्ड लेके उनका डेटा एंट्री हम लोग कर लेते हैं और वो डेटा एंट्री होने के बाद उसको RFID कार्ड दिया जाता है। ओके। एंड इट इज कंडीशन कि यात्रा टाइम में उसको वेयर करना है वो, और विदाउट कार्ड दे आर नॉट अलाउइंग, किसी को भी यात्रा स्टार्ट नहीं करते आता। तो कंपलसरी वो यूज होता है। और उसका एक और अच्छा यूज है कि जैसे आपने कार्ड ले लिया और किसी और को दे दिया, तो कहीं भी अगर वो कार्ड वेरिफिकेशन डिवाइस पे टैप करेंगे तो सर्वर से आपका डेटा आ जाता है, तो सिक्योरिटी कैन वेरीफाई कि जो जिसका कार्ड है उसी का डेटा है क्या। तो वो भी एक अच्छा फीचर है कि वी कैन वेरीफाई द यात्री कि वेदर वो उसी का कार्ड पहन रहा है क्या, वो वही यूज कर रहा है क्या। एंड जब वो चलता है तो अराउंड 8 to 10 किलोमीटर 8 to 10 मीटर से रीडर्स इंस्टॉल है, तो वो रीडर ऑटोमेटिकली डेटा कैप्चर करते हैं, सेंड टू सर्वर। और सर्वर में जब डेटा आता है तो कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग होता है, कौन से जोन में कितने लोग इन हुए, कितने लोग आउट हो गए। ग्रेट। और उससे उस साइज डेटा का हेल्प से हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लाइव कि कितने लोग कौन से जोन में है। जैसे इस जोन में अभी हम लोग काउंट कर सकते हैं वी आर 4 ईयर, बट अगर 4000 लोग रहेंगे तो
तो वो आंसर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सॉफ्टवेयर देता है। सॉफ्टवेयर देता है। तो जैसे आपने कहा कि RFID वैष्णवी देवी के मंदिर में आपने यूज कर रहे हैं, तो इट इज लाइक अ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब एक बार प्रोडक्ट दे दिया तो सर्विस आपका क्या हार्डवेयर विथ सॉफ्टवेयर, आपका इन्वॉल्वमेंट चलते रहता है? हम लोग प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, तो उसमें वी हैव गिवन मैन पावर टू कैप्चर द डेटा ऑफ यात्री। उसके बाद जो रीडर्स बिठाए हमने उसका मॉनिटर हमारे लोग कर रहे हैं। वेरिफिकेशन डिवाइसेस वर्किंग में है 24 आवर 365 डेज। ऑलमोस्ट 108 पीपल आर डिप्लॉयड, जो कार्ड तो इशू करते हैं बट डेटा कैप्चर हो रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द यात्रा हम लोग कार्ड भी वापस लेते हैं। अच्छा। और वही कार्ड हम लोग डिसइंफेक्शन करके बाद में रीयूज करते हैं। उससे प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी काफी कम हो जाता काफी है। कम हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर, 3 प्रोडक्ट लाइन आपने वर्टिकल्स बताए। सबसे पहले आपने बताया स्पीडोमीटर्स का, फिर उसके बाद आपने कार्ड्स का बताया, और देन RFID का बताया। सो लेट अस ब्रेक डाउन फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्ट। स्पीडोमीटर्स में क्या रोल है सर एमटेक इनोवेशन का? बेसिकली स्पीडोमीटर जो एक डिस्प्ले आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स में आता है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उसकी फ्रंट प्लेट है। बहुत ही डिफरेंट कलर स्कीम्स होते हैं उसमें। नाइट का कलर अलग अलग रहेगा जी। डे का कलर अलग रहेगा। तो वो प्रोडक्ट हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड लगभग एक प्लेट पे 15 से 20 कलर कोटिंग्स होते हैं, जिसमें विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नाइट विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू केयर लिया जाता है। क्रिटिकल प्रोडक्ट है, टीडीएस प्रोडक्ट है बहुत, बट हमारा पोजीशन हमने हमेशा ऐसा रखा है कि जहाँ क्रिटिकलिटी है वही चीज हम लोग करेंगे। एंड द सेकंड वर्टिकल आपने बोला कार्ड्स, आधार कार्ड बोला, पैन कार्ड बोला, डेबिट कार्ड, ATMs, ये सारा। तो उसमें जो चिप है दैट इज इनोवेशन। चिप टेक्नोलॉजिकल सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट है। डेफिनेटली उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हार्डवेयर है, जो सिक्योरिटी फीचर्स दिए, वो इनोवेशन है। बट प्रोडक्ट शुड बी सिक्योर्ड, वो काम चिप से होता है। और फास्टर कम्युनिकेशन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिवाइस को कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ चिप। तो ये तीनों वर्टिकल जो आपने सर शुरू किए, तो सबसे पहला वर्टिकल कंपनी का कौन सा था? व्हेन यू स्टार्टेड दिस कंपनी, यू स्टार्टेड विथ? बेसिकली क्या हुआ कि बचपन में स्कूल छोड़ने के वजह से आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड, कि एक सपना देखते थे हम लोग कि हम लोग टेबल टेनिस के लिए पुणे में आएंगे। तो हम लोगों को आना पड़ा पुणे में, स्कूल छोड़ के गैरेज में काम करने के लिए। एंड मेरे मामा थे, इंटेंशन बहुत अच्छा था उनका, हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते आज भी। तो वन ऑफ द रीजन वो है कि उन्होंने बहुत सिंपल लाइफस्टाइल था, बहुत हार्डवर्किंग थे वो। तो वो मुझे छुट्टी में लेके आए और बोले एक काम कर, तो अभी घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो बेटर तू स्टार्ट कर ले और गैरेज में ज्वाइन हो जा। तो 6-12 महीना काम करेगा। तो 1980 में स्कूटर्स बहुत कम थे, बट स्कूटर का मार्केट स्टार्ट हुआ था, चेतक या सुपर व्हाटएवर। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, ये काम करेंगे तुम तो आपको खुद पे पैरों को खड़ा रहना पड़ेगा, हो सकते आप, एंड फैमिली पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, किसी को पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने गैरेज ज्वाइन कर लिया। 1980s की बात है सर? 1980 स्पेशली 79 में मेरा 12th हुआ था, और उसके छुट्टी में जो यहाँ आ गए हम लोग, तो 1980 में वी स्टार्टेड टू वर्क इन गैरेज। ये कौन से सिटी में? ये पुणे में ही था, पुणे में ही था। नानापेट करके एरिया है पुणे में जी। तो नानापेट में उनका दुकान था, और उससे 100 मीटर पे एक गैरेज था, किसी पहचान वाले का था। तो उन्होंने कनेक्ट कर दिया कि यहाँ कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो गैरेज में आने के बाद सिर्फ गाड़ी वॉश करना, गैरेज वाले भी होशियार होते हैं ना, तो वो तो सिर्फ क्लीनिंग में ज्यादा फोकस रहता था। हम लोग सोचते थे क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली। तो जब कोई भी चीज करते तो टेक्निकल नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस होता है जी। तो एक दिन पेपर में ऐड था, पुणे में एक ऑर्गेनाइजेशन है पुणे विद्यार्थी गृह, सदाशिवपेट में है। यस सर। उनका एक छोटा सा ऐड आता था पेपर में कि स्कूटर मैकेनिक इन 15 days।
और कुछ 25 रुपया फी था। तो हमने वो 25 रुपया फी भर दिया और हमने सोचा कि ठीक है 1 घंटे का रोज कोर्स करेंगे तो स्कूटर मैकेनिक क्या है समझ में आ जाएगा। तो गैरेज में काम करते करते वो आपने कोर्स हाँ, ज्वाइन कर लिया। तो वहां में जाने स्टार्ट हो गया। 15 दिन का कोर्स था। तो वो कोर्स को जाते हुए एक फ्रेंड हो गया, तो उसका नाम था तुरुप, पिंपरी में रहता था। वो भी रोज क्लास को आता था। तो एक दिन वो आया नहीं, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो क्यों नहीं आया कल? तो बोले मेरा कल बजाज में इंटरव्यू था। आई वाज सरप्राइज कि बजाज में कैसे मिल सकता है। तो बजाज ऑटो 1980 में लाइमलाइट में नहीं था जी। और जो लाइमलाइट था बजाज ऑटो का कि उस टाइम फायरिंग हुआ था बजाज ऑटो में। फायरिंग हुआ था। 3-4 एम्प्लॉय फायरिंग में एक्सपायर हो गए थे। तो वो इतना लाइमलाइट में नहीं था बजाज ऑटो। तो उनका हमेशा ऐड आता था पेपर में 23 रुपीज 25 पैसा पर डे। और हमको लगा 23 रुपीज मिलता है। गैरेज वाला पूरा महीना काम करके 100 रुपया नहीं देता था, सिर्फ चाय पिलाता था। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये तो अच्छा है, 23 रुपया में बहुत कुछ होता है। और टेक्निकली 525 रुपया उस टाइम का अच्छा सैलरी था जी। तो हम लोग बजाज ऑटो में एप्लीकेशन कर लेके गए। लकीली सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद स्टार्टिंग में तो हेल्पर का ही काम मिला वहाँ। मेरा एज था टेक्निकली 18। बजाज ये चिंचोड़ वाला अकोटी डिग्री वाला अकोटी। हाँ सॉरी। हाँ टेक्निकली मेरा एज था 18 साल का। अच्छा। पेपर पे वो बचपन में स्कूल गांव में स्कूल में जाना है। तो 1 साल एज बढ़ाया हुआ तो मैं था 17 साल का। 17 के। बहुत छोटा था तबियत में। और वो वहां गया तो सब हंसने लग गए कि ये क्या काम करेगा। बहुत छोटा दिखने में था मैं। और कुछ उस दिन मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ तो लग इतने खराब थे कि उस दिन बजाज का एक लाइन बंद पड़ा था, कन्वेयर बंद पड़ा था इनफैक्ट। और उनका इंजन बनता था तो somebody has to unload the engine and put in ट्रॉली और वो ट्रॉली नेक्स्ट सेक्शन को जाता था। तो मुझे वो काम दिया गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एक इंजन 40-50 किलो का था। हेवी होते थे और हर 1 मिनट को एक इंजन बनता था। बट हमने तो बहुत डिसाइड किया था कि हमें करके बताना है। पीपल वाज लाफिंग ये कर नहीं पाएगा। हम बोले करके बताएंगे। और वो एक नेचर था कि कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है ये समझने का। तो उस प्रोसेस में फिर हमने वो काम किया। तो सेकंड डे मेरे को वो काम देख के मेरे सुपरवाइजर ने मुझे दूसरा काम दिया कि इंजन असेंबली होता था उसमें क्रैंकेस जो शेल होता है उसको क्रैंकेस बोलते हैं जी। उसमें क्रैंक बिठाना है तो उसको गर्म किया जाता है। वो स्कूटर के ऐसा वो कर्व में आता है। हाँ। और वो बिठाने के लिए उसको हीटिंग कर किया जाता है। और 40-50 डिग्री कुछ सेकंड रखने के बाद वो इंजन गर्म होता है तो वी कैन फिक्स द क्रैंकशाफ्ट। तो वो काम हीटिंग करके कोई करता नहीं था। तो डेफिनेटली नए आदमी को भेजा जाता है वहाँ। तो मेरे को भेजा गया और मैंने बहुत इंटरेस्ट से वो काम किया। वो काम इतना अच्छा सीखा मैंने कि जो लोग 5-5 साल वो काम नहीं करते थे, मैंने पहले 8 दिन में वो काम ट्रेन हो गया। और मेरा तो बहुत लाइफ का सिंपल मैसेज था कि मुझे कुछ बनना है तो मुझे कुछ भी आएगा तो मैं करूंगा। तो 8 दिन के बाद मैं एक एग्जाम्पल हो गया डिपार्टमेंट में कि नया आदमी आके भी ये काम कर सकता है। क्या बात है। उसके अगले 6 महीना जहां भी कोई एब्सेंट रहेगा वो काम मैं सीखता था और वही काम करता था। एंड इसीलिए मैं मेरे डिपार्टमेंट में बहुत मैनेजमेंट में पॉपुलर हो गया कि ये लड़का कुछ भी काम रहेगा तो सीख जाता है, फ्लेक्सिबल है, अडैप्टेबल है। और यूजुअली क्या था, यूनियन का प्रिंसिपल था कि एक आदमी 3 ही जगह काम करेगा, ज्यादा सीखेगा नहीं, ज्यादा कुछ करेगा नहीं। तो हम लोगों का तो अलग प्रिंसिपल था कि हमें तो सीखना है। तो 6 महीने में आई वॉज वर्किंग ऑन 28 वर्किंग प्लेसेस। वाओ। एंड उससे मेरा मैनेजर बहुत खुश था मेरे पे। तो कि मतलब कुछ भी दिया तो ये काम कर लेता है। और उसके वजह से मैं पॉपुलर हो गया। उसी के वजह से कंफर्मेशन हो गया। उस टाइम टेम्पररी
6 महीने के बाद ब्रेक देना, 9 महीने के बाद ब्रेक देना, ये चलता था। बट उन्होंने मुझे कंफर्म किया, और कंफर्म होने के बाद मेरे को पढ़ने का एक बहुत आदत था, तो जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे, तो उस प्रोसेस में मैंने एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एड था ऐड था, कि वर्किंग पीपल के लिए डिप्लोमा इन कर सकते हैं कर आप। सकते हैं आप। कौन से कॉलेज का था वो? ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अपना चतुर्श्री। ओके। तो वो कोर्स को फिर मैंने एडमिशन लिया। अगले 4-5 साल डिप्लोमा एंड जॉब, इसी में हम लोग बिजी रहे। मतलब 5 साल आप उधर ही थे बजाज में? 7 साल काम किया मैंने, टेक्निकली 7.5 साल काम किया। 28 अलग अलग काम हाँ। किए जो अब बोल रहे तो उस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था, और साइमल्टेनियसली मैंने पार्ट टाइम लिया। हैं। तो उसमें कंडीशन ये था कि 1 महीना आपको कॉलेज जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल्स के लिए, 11 महीना आप घर से स्टडी करो, और ये एक सेमेस्टर 6 महीने का 12 महीना चलता था। तो वो स्टार्ट कर दिया हमने, और अगले 4-5 साल वही एजुकेशन किया। एंड 1987 में मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट नेक्स्ट, और उस वक्त एक ऑप्शन था कि बजाज ऑटो वाज सजेस्टिंग गो टू औरंगाबाद, और मुझे पुणे छोड़ने का मूड नहीं था, क्योंकि फैमिली यहाँ शिफ्ट हो चुका था। तो उस कारण से मैं इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए। मतलब अभी आप 23 साल के हो गए, 18 को ज्वाइन किया? हाँ। 22-23 के थे आप? नहीं, टेक्निकली मैं 25 का हो गया, क्योंकि ओके। 18 से 7 साल गए। हाँ। तो 24-25 का हुआ था, और 1-2 इंटरव्यू भी दिए मैंने। सेंचुरी का में मैंने इंटरव्यू दिया। फिर अगेन सोचना चालू हो गया कि हम लोग कहाँ जाएंगे। उन्होंने सजेस्ट किया इंस्पेक्टर करके आपको लेंगे। इंस्पेक्टर? तो इंस्पेक्टर में मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि कब मैनेजर बनेंगे हम लोग, कब क्या बनेंगे। तो साइमल्टेनियसली मेरा छोटा ब्रदर था, वो डिप्लोमा इन प्रिंटिंग हो गया। डिप्लोमा इन प्रिंटिंग? हाँ। तो डिप्लोमा प्रिंटिंग होने से एक छोटा सा बिजनेस हमने स्टार्ट किया, विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना। महावीर? हाँ, महावीर प्रिंटर। मैंने अभी देखा यहाँ पे। हाँ। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, वो छोटा फोटो एक उधर दिखेगा आपको बीच में। जी जी जी, देखे मैंने सारे फोटो हमारा वो स्टार्ट का फोटो है। अच्छा। तो हमने घर में ही सब लोग काम करते थे, छोटे भाई बहन। ये जो प्रिंटिंग रहता है वही ना, हम लोग विजिटिंग कार्ड जो basic एक्सचेंज करते printing? हैं अपन, वही चालू किया हमने प्रिंट करना। ओह। तो लेकिन ये प्रिंटिंग का आइडिया कहाँ से आया सर? क्योंकि आप तो बेसिकली वो प्रिंटिंग इंजीनियर हो गया, तो उनको अच्छा प्रैक्टिकल में कुछ समझ गया। कुछ सिलेबस था, उनको करना पड़ता था, करके बताना पड़ता था। तो उस प्रोसेस में हमने वो इंटरेस्ट विजिटिंग जनरेट हो कार्ड गया प्रिंट सीख लिया। हाँ। तो विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने के बाद हम लोग 100 ऑर्डर, 200 विजिटिंग कार्ड बनाए, 500 विजिटिंग कार्ड बनाए। तो उस प्रोसेस में एक छुट्टी के दिन, थर्सडे छुट्टी होता था बजाज ऑटो का, तो हम लोग पहुंचे अहमदनगर। अहमदनगर में वीडियोकॉन का फैक्ट्री था जी। और जब मैं हॉस्टल में था, तो एक फ्रेंड वहाँ हॉस्टल का वहाँ ज्वाइन हुआ था वीडियोकॉन में, तो उसको मिलने को गए हम लोग। हमारा तो इंटेंशन था हमें विजिटिंग कार्ड प्रिंटिंग का ऑर्डर चाहिए। हाँ। रिसेप्शन के बाहर बैठे थे, उसके मालिक आए थे, तो बहुत शॉटिंग चल रहा था उसके कैबिन में। तो 2-3 घंटा बैठने के बाद हमको अपॉइंटमेंट मिला। हम लोग अंदर चले गए, तो मैंने ऐसे हंस के पूछा, सर क्या प्रॉब्लम था? तो उसने मुझे एक टीवी का लेबल बताया जो प्लास्टिक का था, एंड वो उस टाइम जापान से आता था। मतलब टीवी के सामने जो लगता है वो? हाँ, पहले पुराने टीवी में छोटा प्लेट आता था। प्लेट आता था। तो वो 1000 टीवी उनके पास आ गए, और जापान से वो प्लेट आया नहीं था, जिसके वजह से वो टीवी रिलीज नहीं कर पा रहे थे। ओह। तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, मैं करूँ क्या? हाँ। तो उसने बोला हाँ कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ करेंगे, कर सकते हैं। उस टाइम प्लास्टिक शीट तो इंडिया में मिलते नहीं थे, तो ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड आता था। हमने ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड लिया, उसको चाहिए वो शेप में कट किया, उस पे स्क्रीन प्रिंटिंग करके ये प्रिंट कर दिया, मैन्युअली कट करके। हाँ। उनको 1000 लेबल हमने एक 10-15 दिन काम करके रोज 100 लेबल देके
वो भी खुश, हम भी खुश कि हमने बना लिए। टेक्निकली उसके बाद हम लोग भूल गए उस चीज को। आफ्टर 3 मंथ, ये इंसिडेंट हुआ था फरवरी में। मई में एक दिन, उस टाइम तो मोबाइल नहीं थे, तो एक दिन हमको कोरियर से इन्वॉल्व आया। उस इन्वॉल्व में वीडियोकॉन ने क्या किया था कि सारे टीवी के लेबल्स निकाल के भेजे थे कि आप ये बना दो। तो वी अंडरस्टूड कि दिस इज अपॉर्चुनिटी। प्लास्टिक का जस्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में। बजाज ऑटो में काम करने से थोड़ा मालूम था कि प्लास्टिक रिप्लेस हो रहा है मेटेलिक कंपोनेंट के लिए। तो उस प्रोसेस में आई अंडरस्टूड कि ये अपॉर्चुनिटी है। और एक अच्छा चीज मैंने किया था कि 1981 से 1988 तक हम लोग मैनेजमेंट का कोई एजुकेशन नहीं कर पाए, बट हम लोग हमेशा इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते थे। और इकोनॉमिक्स टाइम्स में मैनेजमेंट के बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे। हमेशा नए प्रोडक्ट क्या आ रहे, नया टेक्नोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है। तो लगभग लास्ट यू कैन से 40 ईयर आई एम रीडिंग इकोनॉमिक्स टाइम्स। वाओ। और वही हमारा एजुकेशन होता है उसमें। फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या है, नया टेक्नोलॉजी का एनालिसिस मालूम पड़ जाते हैं अपने को। तो सडनली आई रियलाइज कि हाँ, ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ऑलमोस्ट बजाज ऑटो में 7-8 साल काम कर रहे थे हम लोग उस टाइम में। तो मैंने मेरे मामा को बोला, मामा हमेशा पीछे पड़े रहते थे, शादी कर। तब तक सैलरी भी 3,000 रुपए तक पहुंचा था बजाज ऑटो में। तो वो बोलते थे, अरे 3,000 रुपए सैलरी अच्छा है, क्यों छोड़ रहा है जॉब तू? और हम लोग बोलते नहीं, मजा नहीं आ रहा है काम में, कुछ तो नया करना है। तो एक दिन मामा को मैंने मामा आए मेरे पास किसी लड़के का प्रपोजल लेके। बोला, मैं तो शादी नहीं करूंगा, जब तक जॉब नहीं छोड़ूंगा मैं शादी नहीं करूंगा। और जब ये सीरियस इन्वॉल्व आया तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, 3-4 लेवल से। और तब मेरे को ये समझ में आ गया था कि इंडिया में टीवी का बिजनेस शेपअप हो रहा है। 10 एक कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये 3 जो नेमप्लेट थे मुझे बनाने के, तो उसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि बजाज ऑटो का जॉब छोड़ेंगे और फुल टाइम इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बेसिकली क्या हो रहा था कि ब्रदर प्रिंटिंग इंजीनियर था, उसको मैकेनिकल जल्दी ध्यान में आता नहीं था। हमको मैकेनिकल बहुत अच्छा समझता था और बिजनेस का एम्बिशंस था। तो वो इसमें हम लोग बहुत से बार ऐसा होता था, सेकंड शिफ्ट से बजाज ऑटो से आओ, रात को कुछ काम करो 1 बजे 2 बजे। तो वो बहुत लेट काम हो रहा था, हेक्टिक हो रहा था। तो उस इसमें फिर डिसाइड किया कि जॉब छोड़ेंगे। मैंने मामा को बोला, मामा एक काम करो, मुझे 3,000 रुपए सैलरी है बजाज ऑटो में। अगर मैं फेल गया इस बिजनेस में, तो उनका दुकान था और हम लोग को एक मैच्योरिटी आ चुकी थी, तो मैं आपके पास ज्वाइन हो जाऊंगा, 3,000 रुपए का सैलरी देंगे मेरे को? बोले हाँ, मैं दूंगा तेरा। तो उस इसमें फिर मैंने बजाज ऑटो छोड़ दिया। एंड हमने पहला प्रोडक्ट फोकस किया टीवी लेबल्स। रीडिंग की बहुत आदत थी, तो इंडिया में जितने भी टीवी कंपनीज थे, फर्स्ट 4 महीना सिर्फ हमने वीडियोकॉन किया। फिर 6 महीने में हमने ओनिडा कस्टमर ऐड किया। तो बेसिकली फिर हमने ओनिडा का ऐड देखते थे हमेशा टीवी पे। तो हम लोग ओनिडा कहाँ है, मुंबई में है, अंधेरी में है। एक दिन हम लोग चले गए मुंबई में, डायरेक्ट कंपनी में, सिंहगढ़ एक्सप्रेस से चले गए, अंधेरी पहुंच गए। महाकाली केव रोड ढूंढ लिया हमने। सिक्योरिटी बोल रहा था अलाउड नहीं किसी को भी अंदर अपॉइंटमेंट के बिना आना। हम तो बोले हमको मिलना है, तो बहुत मुश्किल से अंदर गए। लेकिन किसको मिलना है वो आपने? परचेस मैनेजर यूजुअल उस टाइम बोलते थे हम लोग। तो उतना आपको पता था वीडियोकॉन की वजह से? हाँ, वीडियोकॉन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया था। तो हम लोगों ने ओनिडा का फैक्ट्री ढूंढ लिया। वहां 11 बजे 11:30 बजे पहुंचे हम लोग, और पता चला कि परचेस मैनेजर कहीं बाहर गए और वो दोपहर के बाद आएंगे। तो सिक्योरिटी ने बोला वापस आ जाओ। मैं बोला मुझे कहीं जाना नहीं, मैं यही बैठता हूँ। तो मैं 11:30 बजे से 12 बजे से वहां बैठा हूँ, शाम को 6:30 बजे तो भी वो आए नहीं। और इतना अच्छा था कि वो फोन पे उनके सेक्रेटरी ने उनको बता दिया कोई बैठा है। वो बोले ठीक है। 7 बजे के आसपास वो आए, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट समझ के लिया। वो इतना खुश हो गए, अरे अच्छा हो गया, गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ा है, कुछ इंपोर्ट सब्सिट्यूट बताओ। एक्चुअली क्या हुआ कि नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे जी,
उस टाइम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ, जो मनमोहन सिंह का मेन स्ट्रेंथ था जी। वो एरिया की फॉरेन एक्सचेंज नहीं है इंडिया में। तो उन्होंने टीवी वाले को सबको लेटर लिखा कि आपको इंपोर्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा टीवी का अगर आप इंडिजिनियस कुछ बता रहे नहीं एक्टिविटी। तो उस प्रोसेस में सब लोग स्ट्रेस में थे कि क्या बताए गवर्नमेंट को, हमने यहाँ बनाया कुछ ना कुछ तो इंडिया हाँ। में बनाना है। हाँ। तो जब मैं उसको बताया मैंने वीडियोकॉन के लिए एटम बनाया, हाँ। वो इतना खुश हुआ हाँ। कि वो बोले नहीं सर आपको खाना मंगाता हूँ मैं आपके लिए बट आप मुझे आज कोटेशन दे सकते हैं? हाँ दे दूंगा मैं। 9:30 बजे तक मैं वहां बैठा, हमने कोटेशन दिए, नए 3 एटम के ऑर्डर फाइनल किए एंड देन वी अंडरस्टूड कि पोटेंशियल बहुत है। उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी डे वी वाज वर्किंग 18 आवर। एक छोटे से 10 बाय 10 के रूम से हमने जो स्टार्ट किया, तो आफ्टर 12 मंथ 105 पीपल वाज वर्किंग। वाओ। एंड मैनुअल एक्टिविटी था बट काम कर रहे थे छोटे से। हर बालाजी नगर में हमारा फैक्ट्री था, हर 1 साल के बाद हम लोग एक रूम बढ़ाते थे और फैक्ट्री बढ़ाते थे। एंड देन ऑलमोस्ट 4-5 ईयर वी वाज फोकसिंग ओनली टीवी इंडस्ट्री। तो हम लोगों ने वीडियो ओनिडा के बाद दिल्ली ओनिडा ज्वाइन किया कस्टमर। फिर हमने लगभग सलोरा बहुत सारे ब्रांड थे, बीपीएल तो लगभग बीपीएल ज्वाइन किया। तो 28 ब्रांड हमारे पास टीवी के लिए हो गए। और सिर्फ प्लास्टिक लेबल टीवी के लिए। उस टाइम तक इंडस्ट्री को किसी को भी प्लास्टिक मटेरियल मालूम नहीं था, एडेसिव्स मालूम नहीं थे, और हम लोगों ने वो स्पेशलाइजेशन बनाया और आप सिर्फ लेबल दे दो बाकी सब हम लोग टूलिंग हम लोग बना लेंगे। तो अच्छा रिस्पांस मिला। एंड 88 में जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया तो पहले महावीर प्रिंटर्स करके था, फिर महावीर डेकोरेटिव करके था, फिर वो 93-95 में डिस्कशन चालू हुआ कि आप महावीर नाम यूज कर रहे हैं, रिलीजियस नाम है, बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, तो वो एक इमेज चेंज करना है, इसलिए फिर हमने वो नाम एमटेक इनोवेशन कर दिया। बट एम स्टैंड्स फॉर महावीर। एम स्टैंड फॉर महावीर, जो इनिशियल हमारा स्टार्ट था जी। तो 95 तक हम लोग टीवी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर फैशन चेंज हो रहा था, कुछ नए टेक्नोलॉजी आने लग गई जिसमें लेबल्स की जरूरत नहीं है, यू कैन प्रिंट डायरेक्टली ऑन कैबिनेट। तो हमें समझ में आ गया कि चेंज स्टार्ट हो चुका है। एंड हम लोगों ने इमीडिएटली फोकस किया वॉशिंग मशीन पैनल पे। वॉशिंग मशीन पैनल हमने वॉशिंग मशीन में गोदरेज, वर्लपूल कस्टमर ऐड कर दिए। तो अब स्लोली हमने स्टार्ट किया टीवी इंडस्ट्री के साथ हम लोग वॉशिंग मशीन के पैनल्स बनाएंगे। पैनल मतलब वो जो ऊपर जो प्लेट आता है प्रिंटेड जो आप बटन्स यूज करते हैं, तो वो प्लेट हमने बनाना स्टार्ट किया। उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला। फिर हमने, लेकिन ये बनाते किस पे थे आप? मतलब आपके पास मशीनरी वगैरह उस समय? टेक्निकली 2 चीज था, प्लास्टिक शीट लाओ उस पे प्रिंटिंग करो, स्क्रीन प्रिंटिंग, उसको मैकेनिकल टूल से पंच करो और रिक्वायर्ड शेप में उनको दे दो। और पीछे उसको एडेसिव लैमिनेट करते थे, तो एडेसिव चाहिए, यही प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट थे। सिर्फ शेप चेंज होता था, कलर स्कीम चेंज होती थी, बाकी प्रोडक्ट वही रहता था। तो 95 में वी अंडरस्टूड, तब तक हम लोग थे सेलर मार्केट में कि हम लोग डिक्टेट करते थे, हम लोग का स्पेशलिटी था, एवरीबॉडी वाज कमिंग टू अस। आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री को सबको पता चला कि ऐसा भी प्रोडक्ट होता था, और इंडस्ट्री था बट वो एल्यूमिनियम लेवल बनाते तब तक। तो वो लोगों को समझ में आ गया। कंप्लीट मोनोपोली थी उस समय, तब तक मोनोपोली थी हमारी, कोई था ही नहीं उसमें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करते थे, काफी अच्छा रिस्पांस था, पीपल कस्टमर वाज वेरी हैप्पी। तो ऑलमोस्ट सेलर मार्केट में थे हम लोग। फिर स्टार्ट हो गया कंपटीशन का जमाना, उस प्रोडक्ट में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। कंपटीशन से प्राइसिंग, तो हमारे लोग कॉम्पिटिटर बन रहे थे या बाहर के थे? यूजुअली जो पुराने मेटल के लेवल बनाते थे, वो लोगों को समझ में आ गया कि प्लास्टिक एक बड़ा मटेरियल आ रहा है, तो दे स्टार्टेड दैट फैसिलिटी। फिर हमारे लोग भी कहीं छोड़ के जाते थे, किसी को ज्यादा ऑफर आता था। फिर 1998 तक थोड़ा सा हम लोग नर्वस हो गए कि ये थोड़ा सा नेगेटिव मूड होने लग गया कि वी आर इन अ बायर मार्केट, नॉट इन सेलर मार्केट।
तो 98 में मोबाइल का एड स्टार्ट हुआ। 98 में। हाँ, हाँ तो मोबाइल का एड होने के बाद वो प्रीपेड स्क्रैच कार्ड जब हमने पहली बार देखा हाँ तो हमने सोचा ये भी प्रिंटिंग है, ये भी प्लास्टिक है, ओके व्हाई शुड वी कैन नॉट डू। हाँ तो हम लोगों ने पहला लोन लिया 50 लाख रुपए का, और हमने प्रीपेड कार्ड के लिए स्पेशलाइज मशीन सिंगापुर से लेके आए हम लोग, मतलब वो स्क्रैच कार्ड वाली। स्क्रैच कार्ड वाली। तो उसमें हमने उसके लिए एक नया फैसिलिटी किया हमने कार्ड के लिए, और मुझे याद है कि कुछ टोटल इन्वेस्टमेंट 83 लाख रुपीस किया हमने। एंड कोई भी मोबाइल का इंडस्ट्री हमें काम देने को तैयार नहीं था। एवरीबॉडी इज सेइंग इट इज अ मनी, इट इज वेरी सिक्योर्ड प्लान चाहिए, आपके पास वो नहीं है। तो ऑलमोस्ट सिक्योरिटी है उसमें, ऐसा बोलना। एक साल में हमने 83 लाख रुपीस कुछ इन्वेस्ट किए थे, और हमारा टर्नओवर था 83,000 रुपीज। तो इतना आईडी कार्ड का कोई रेडी नहीं था उस जमाना, बट हमने पेशेंस रखा, और मुझे लगता है कि पेशेंस मैटर। कि फिर हम लोगों ने पुणे में AT&T था उस टाइम में, तो बहुत बार AT&T के पास जाते थे हम लोग कि हमें ये कर सकते हैं हम लोग। वो बोलते थे नहीं, ये तो यूरोप से आता है, ये तो पैसा होता है, ये कैसे करेंगे, यहाँ सिक्योरिटी चाहिए इसके लिए। एयरटेल को अप्रोच किया हमने दिल्ली में, वो सेम रिस्पॉन्स था, कोई तैयार नहीं है इंडिया में करने के लिए। मुझे याद है अगस्त का महीना था, कुछ तो हॉलिडे थे यूरोप में, और इंडिया में सडनली डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ने से एक दिन सुबह हम लोग कंपनी में आए तो 9 बजे ही कोई AT&T का आदमी आके बैठा था, बोले आप बना सकते हैं ना ये, मुझे बना के बताओ। बोले सर 2 दिन में बना के देंगे आपको। कितने देंगे? तो 200 रोज बना सकते हैं हम लोग, 200-500। तो हमने प्रीपेड स्क्रैच कार्ड बनाना चालू किया। उसके बाद 98 to 2008 वी वाज सो बिजी कि प्रीपेड कार्ड 200 से वी रीच इन 8 ईयर ऑलमोस्ट 3.5 लाख कार्ड पर डे। इनक्रेडिबल। एंड हार्डवर्क तो हम लोग करते थे, 20 आवर्स हम लोग काम कर सकते थे। फिर प्रीपेड टेलीफोन कार्ड करते करते हमें एक समझ में आ गया कि नया चीज है तो उसका वैल्यू है, उसका फिर यू कैन हैव ऑलवेज इन सेलर मार्केट। अदरवाइज चीज बहुत फास्ट चेंज होता है जी। तो प्रीपेड टेलीफोन कार्ड में हमने फोकस किया 2007 तक। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको। साइमल्टेनियसली जो टीवी का लेबल बनाने वाला प्लान था, टीवी का मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव होने लग गया, तो अराउंड 2000 हमने टीवी के लेबल बनाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया एंड वी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑटोमोटिव। मारुति उस टाइम आ रहा था इंडिया में और हम लोग मारुति को अप्रोच हो गए और स्पीडोमीटर डायल्स करके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट, ये ऑटोमोबाइल के लिए जो स्पेशल स्टिकर्स लगते हैं जी, वो मैन्युफैक्चर करना हमने स्टार्ट किया। तो एक प्लांट कार्ड बना रहा है, एक प्लांट ऑटोमोटिव कर रहा है। देन वी वेरी वेल अंडरस्टूड कि नया चीज लाएंगे तो ही वैल्यू है। तो ऑटोमोबाइल में हमने 2005 में इनमोल्ड लेबल करके डेवलपमेंट स्टार्ट किया। इनमोल्ड लेबल ये प्लास्टिक फॉर्मिंग करके कुछ स्पेशल लेबल्स थे। तो 2005 के आसपास हमने वो स्टार्ट किया और 2007 के आसपास वी गॉट अपॉर्चुनिटी कि पुणे में इंडिका करके जो कार थी उसमें वो जर्मन से इंपोर्ट करते थे, तो हमने उनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करके दिया। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बोल रहे सर आप उसमें? इनमोल्ड पैनल्स, ये जो पैनल्स है बेसिकली प्रिंटेड प्लास्टिक एक स्टिकर फॉर्म हो गया। समझ गया। देन यू कैन फॉर्म इन अ 3D शेप्स, देन यू डू बैकलेट इंजेक्शन मोल्डिंग एंड ऑफर एज अ पैनल। तो यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है, मोल्डेड पैनल में आपको ग्राफिक सिंबल नहीं मिलते, तो फिल्म पे आप ग्राफिक सिंबल प्रिंट करो, उसको मोल्ड में इंसर्ट करो। समझ गया। और वो इंसर्ट बैकलाइट जो होता है, अपन कोई भी एयर कंडीशन पैनल करते हैं गाड़ी में तो बहुत सारे लाइटिंग्स होते हैं, तो वो इफेक्ट्स उससे पॉसिबल है। अच्छा। तो अभी हम लोग ऑटोमोबाइल में स्पीडोमीटर डायल्स मेजर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इनमोल्ड पैनल्स बना रहे हैं। तो हमें टाटा का इंडिगो, इंडिगा, ये सारे कार का, महिंद्रा का स्कॉर्पियो तब ट्रेंडिंग था वो बहुत। तो वो प्रोडक्ट हमको अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमने इनमोल्ड पैनल्स पे फोकस कर दिया।
2006-7 के आसपास वी अंडरस्टूड कि इंटरनेट का जमाना आ रहा है एंड रीडिंग का जो आदत था उससे हमें समझ में आ गया कि प्रीपेड स्क्रैच कार्ड का लाइफ खत्म होने का टाइम नजदीक आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट वाज स्प्रेडिंग एवरीवेयर फास्ट एंड इंटरनेट स्प्रेडिंग के बाद आप मोबाइल से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, नो नीड ऑफ स्क्रैच कार्ड। फिर स्क्रैच कार्ड के प्राइजेस स्टार्ट हो गए कम होने के। तो 2007 में हमने अंडरस्टूड किया कि स्क्रैच कार्ड इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, डिक्लाइनिंग है। तो व्हाट शुड बी नेक्स्ट। तो हम लोगों ने इंजोरी का प्रोजेक्ट का प्लान किया और यहाँ फिर हमने सोचा कि हाँ लॉन्ग टर्म हम लोग जाएंगे। 2007 में क्रेडिट कार्ड वाज अल्टीमम, तब मोबाइल पेमेंट तो नहीं था तब, बट हम लोगों ने फिर सोचा कि क्रेडिट कार्ड के लिए प्लान लगाएंगे। सो 2007 में ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हमने। 2009 तक हम लोगों ने एम्बिशंस प्लान बनाया कि 28 करोड़ रुपए हमने रेज किए और हमने क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड, ये मैन्युफैक्चरिंग का प्लान बनाया। तो हमारा फर्स्ट प्लान था सिम कार्ड बनाने का, क्योंकि हम लोग स्क्रैच कार्ड बनाते थे, ऑल टेलीकॉम वाज आवर क्लाइंट, राइट। सो वी वाज इन वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग सिम कार्ड में बहुत आराम से एंट्री मिलेगा। बट लक कुछ और था। 2009 में जब हमारा प्लान रेडी हो गया तब गवर्नमेंट ने आईटी एग्रीमेंट साइन किया और आईटी एग्रीमेंट से क्या हुआ कि इंपोर्टेड सिम कार्ड हैज अ 0% कस्टम ड्यूटी। अच्छा। और इंडिया में अगर हम लोग सिम कार्ड बनाते हैं तो हम लोग चिप इंपोर्ट करते हैं तो 10% ड्यूटी है, प्लास्टिक इंपोर्ट करते हैं 10% ड्यूटी है। तो हमें समझ में आ गया हमारा प्लान रेडी होने के बाद कि इंपोर्टेड सिम कार्ड 20% चिपर आता है और हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव आता है, एक्सपेंसिव हो रहा है। एंड उसके ऊपर जब हमारा पहला प्लान चालू हुआ सिम कार्ड का तो चाइनीज कंपनी स्टार्टेड ऑफरिंग 240 डेज क्रेडिट टू ऑल टेलीकॉम प्लेयर। हम लोगों ने 28 करोड़ का लोन लिया हुआ, बाप रे। एंड वी वर नॉट एबल टू सेल सिम कार्ड बिकॉज चाइनीज कंपनी स्टार्टेड ऑफरिंग 240 डेज क्रेडिट अगेंस्ट एलसी। तो जो बोलते हैं हम लोग हमारा देश हमारा सब कुछ, बट ऑल टेलीकॉम प्लेयर वर नॉट रेडी टू बाय फ्रॉम अस बिकॉज उनके लिए 10-15% कॉस्ट कम होता था चाइना से लाते तो। बिल्कुल, और वो क्रेडिट भी है उतना। तो उसके वजह से क्या हुआ कि हम लोग ट्रबल में आ गए। सो 2010 के आसपास हमें समझ में आ गया कि हम लोग लोन तो बहुत बड़ा रेज कर चुके हैं, एम्बिशंस प्लान बना चुके हैं, बट हम लोग ट्रबल में आ रहे हैं। बट एक अच्छा था कि वी ऑलवेज प्लान, हमारा ऑटोमोबाइल डिवीजन बहुत अच्छा काम कर रहा था, कार्ड में हम लोग बहुत ब्लीड हो रहे थे और इतना बड़ा लोन रेज करने से स्लोली ऐसा सिचुएशन था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनपीए, कि ये प्लांट अभी बंद करना पड़ेगा क्योंकि सिम कार्ड बेच नहीं पा रहे। देन वी अंडरस्टूड कि हाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बिजनेस में मैटर करता है, तो वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम इन दिल्ली विथ वेरियस गवर्नमेंट। तो नोबडी वाज रेडी टू लिसन कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो जो प्रॉब्लम था 2013 तक चलते रहा। बट मीनवाइल जब हमें समझ में आया सिम कार्ड नहीं बना सकते तो हमने फोकस किया वही फैसिलिटी बैंकिंग कार्ड के लिए शिफ्ट करो। और बैंक कार्ड, सिम कार्ड तो कैसा है, प्रिंटेड कार्ड यहाँ आ सकता है, टेलीकॉम उसको लिंक कर देता है उनके सिस्टम से। बैंक कार्ड में अगर आज कस्टमर ऐड होता है तो यू कैन नॉट गो टू चाइना एंड ब्रिंग द कार्ड, राइट। तो उसके वजह से मेक इन इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस था। तो फिर हमने 2 साल में हमने वीसा मास्टर सर्टिफिकेशन ले लिया। 2013 तक हम लोग सर्टिफिकेशन ले चुके थे। 3-4 साल बहुत बुरा गया हमारा, एंड उसके बाद वी फोकस ऑन बैंकिंग कार्ड्स। फिर हम लोग गवर्नमेंट आईडीज में आ गए, ड्राइविंग लाइसेंस में, और फिर वी कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। फिर 2017 में हमने इंडिया का पहला फास्टैग बनाया। तो हमारा इंडिया का पहला फास्टैग हमने बनाया। इंडिया का पहला पैन कार्ड हमने प्रिंट किया, पहला फास्टैग हमने बनाया, पहला क्राउड मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट आरएफआईडी का हमने बनाया। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जो फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किए। इनफैक्ट भाभा ऑटोमेटिक सेंटर को 2008 में हमने आरएफआईडी टैग बना के दिया।
तो वन थिंग वी अंडरस्टूड कि नया चीज बनाएंगे तो ही इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी इन ऑलवेज इन सेलर मार्केट, ऑलवेज इन बायर मार्केट। तो एमटेक इनोवेशन नाम जो है ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होना, इनोवेट करना, ये नाम में ही है ना इनोवेशन आपके। नहीं, बेसिकली वो ही होगा कि हम लोगों ने महावीर प्रिंटर्स के बाद जो नाम लिया था वो महावीर डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ, यहाँ एक सर्टिफिकेट हाँ। देखा मैंने अभी। हाँ, तो वो समवट ऑटोमोटिव के पैनल बनाते, फिर कस्टमर के क्यूरीज आने लगे कि डेकोरेटिव प्रोडक्ट में क्या करते हैं आप, बिकॉज मोर ऑन टेक्निकल प्रोडक्ट हम लोग जा रहे थे, मोर ऑन R&D में फोकस कर रहे थे। तो फिर हमने नाम चेंज किया एमटेक इनोवेशंस, और वही नाम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने पीवीजी की ग्रुप का बोला, पीवीजी में अपने 25 रुपीज में एक डिप्लोमा कुछ 15 दिन का कोर्स किया था। यहाँ पे एक मैंने पीवीजी का फ्रेम देखा, ये इसका क्या कनेक्शन है सर? ये पीवीजी का एक फ्रेम है, यहाँ पे कुछ आपको अवार्ड दिया हुआ है, ये जो सामने दिख रहा है? नहीं, कोई दूसरा और होगा। पीवीजी का ही है सर, मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं अभी यही पढ़ रहा था, ग्रेटिट्यूड फ्रॉम पीवीजी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये वहाँ के स्टूडेंट को हमने कुछ इनप्लांट ट्रेनिंग दिया था। अच्छा। इधर के जो इंजीनियर्स होते हैं हाँ। उनको ट्रेनिंग के लिए हमने लिया था, तो उसके लिए दिया है वो। क्योंकि 1980s में आपने 25 रुपीज भर के ये ऑर्गेनाइजेशन में एक 15 दिन का कोर्स किया। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका। मेरे ब्रदर ने भी वहीं से डिप्लोमा किया था। ग्रेट सर, बहुत ही इंस्पायरिंग आपने जो 1980s से अभी तक पूरा जर्नी बताया सर। लेकिन हमेशा एक चीज मैंने नोटिस की कि आप रिस्क लेते गए, इनोवेट करते गए, इवॉल्व होते गए, तो ये जो क्लाइंट्स आप नए नए हमेशा ला रहे थे, तो सर आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है क्या? नहीं, फ्रैंकली नेटवर्किंग पे हमने कभी फोकस किया नहीं, बट इनोवेशन है तो पीपल विल कम टू यू। तो जब Innovation है तो हम people लोग will- अर्ली बर्ड थे, हाँ। इंडिया का पहला पैन कार्ड पहला या पैन इंडिया कार्ड। का पहला टेलीफोन कार्ड, इंडिया का पहला कंपनी बैंकिंग कार्ड बनाने वाला, तो इसके वजह से ऑलवेज कस्टमर को भी नीड होता है, अर्ली मूवर एडवांटेज मिलता गया। तो रियली स्पीकिंग बहुत ज्यादा नेटवर्किंग अच्छा नहीं है हमारा, बहुत पब्लिक में नहीं रहते हम लोग। बट इनोवेशन है तो कस्टमर विल कम टू यू। आप एडवांटेज दे रहे, बेनिफिट दे रहे कस्टमर को, रिलायबिलिटी दे रहे, तो डेफिनेटली पीपल विल कम टू यू। लेकिन ये सारा जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसमें मार्केटिंग कैसे होता है? अगर आपको नया क्लाइंट चाहिए, आप बोल रहे हैं कि वो ही विल कम टू यू, लेकिन कैसे आएगा? उसको कैसे पता चलेगा कि हम इस एरिया में काम करते हैं? नहीं, बेसिकली मार्केटिंग टीम है अपने पास, मोस्ट ऑफ मेट्रो सिटीज में अपने मार्केटिंग के लोग हैं, और यूजुअली प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को जाके प्रेजेंटेशन देना ये रूटीन है। और अभी भी ऑलमोस्ट मैं 25% टाइम ये फोकस करता हूँ कस्टमर को मिलने का, कीपिंग ऑन मीटिंग कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग देयर न्यू रिक्वायरमेंट्स, उनके क्या रिक्वायर एक्सपेक्टेशंस है, तो उसी हिसाब से अपन प्रोडक्ट अपना अपग्रेड करते रहते हैं। और सर 1992 से अभी तक आपने जो भी पूरा टाइमलाइन बताया, उसमें कौन से मोमेंट पे लगा कि अभी कुछ बड़ा हो जाएगा? क्योंकि बचपन से गैरेज में काम करे, तब से आप बोल रहे कुछ मजा नहीं आ रहा है बड़ा करना है, मजा नहीं आ रहा है बड़ा, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे अभी आपको लगा कि हाँ अभी बड़ा हो रही है? एक्चुअली काफी टर्निंग पॉइंट्स है लाइफ में। जिस दिन वो पहला इन्वॉल्व वीडियोकॉन से मिला था, जिसमें 4 लेबल पैक करके उन्होंने भेजे थे कि हाँ ये मेरे को इतना क्वांटिटी चाहिए, That was first turning point. कॉन्फिडेंस बहुत आया था, उससे कॉन्फिडेंस आ गया। फिर इफ यू आर कीपिंग रीडिंग, तो हम लोग ओनिडा ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जब हम लोग वीडियोकॉन से ओनिडा गए तो बहुत प्रोफेशनल कल्चर, बहुत फास्टर डेवलपमेंट था उनका। तो टीवी इंडस्ट्री में काफी सैचुरेटेड होने के बाद 95-97 के बाद हम लोग जब ऑटोमोटिव की तरफ बढ़े, इनमोल्ड में बढ़े, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से, बिकॉज उस टाइम में वो प्रोडक्ट समझने वाले, बनाने वाले हम ही थे, और जिसके वजह से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इनफैक्ट पार्लियामेंट के लिए हम लोग कार्ड बनाते थे। अच्छा। 2006 से 2013 तक
सिर्फ आईडी कार्ड पार्लियामेंट में, बट जितने में मिलिट्री के सिक्योर्ड रिक्वायरमेंट थे कि फील्ड मार्शल भी वहां आके हमारे बूथ पे खड़े रह के कार्ड प्रिंट कर लेते थे, तो हर एक को कार्ड दिया जाता था। हाँ, इनोवेशन है तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इनोवेशन है तो आपको सब मिलेगा, बट हाँ, इनोवेशन विद कस्टमर फ्रेंडली आप रहेंगे तो यू विल हैव ऑलवेज एडवांटेज। तो डिफेंस में भी कुछ करते हैं हम लोग काम? हाँ, डिफेंस में काम करते हैं हम लोग, डिफेंस में काफी काम कर रहे हैं हम लोग। अभी RFID से व्हीकल मॉनिटरिंग होता है। डिफेंस तो यूजुअली क्या होता है कि जो अटैक्स होते हैं तो हाँ। कोई भी व्हीकल आ रहा है तो RFID टैग अगर उस पे पेस्ट है तो बहुत जल्दी समझता है कि वो व्हीकल अपना है या नहीं है। तो RFID से व्हीकल मूवमेंट मॉनिटरिंग होता है मोस्टली कैंपस में। तो वैसे कुछ प्रोजेक्ट हम लोग डिफेंस के लिए कर रहे हैं। नगर में भी हमने बायोमेट्रिक बेस्ड काफी सिस्टम दिए जिसका यूज वेरिफिकेशन के लिए होता है डिफेंस में। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कौन से पॉइंट पे लगा आपको कि ये बड़ा हो रहा है, यू सेड कि वीडियोकॉन के समय जो ऑर्डर मिला या ओनिडा के ऑर्डर्स मिले टीवी के, बेसिकली प्रीपेड टेलीफोन कार्ड किया तब हमें समझ में आ गया कि वी आर ग्रोइंग, और ग्रोथ इतना था उस टाइम कि फ्रॉम 200 मैन्युफैक्चरिंग, एक साल के बाद हम लोग शायद 1 लाख पे रहेंगे तो 4 साल के बाद 3 लाख रहेंगे, बट लाइफ वही है, वही से वापस हम लोग जीरो आ गए। और 2012 के बाद हमने एक भी स्क्रैच कार्ड बनाया नहीं। तो ये जो 28 करोड़ का आपने जो लोन लिया, आपने बोला तो गिव अप करने की कभी इच्छा हुई क्या सर कि बहुत हो गया, अभी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ में बहुत बार ग्राफ नीचे भी तो जाता है। नहीं, बेसिकली ये लोन के बाद हमारा ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिव कमा रहा है और यह हम लोग उससे डबल पैसा लॉस कर रहे हैं, तो हम लोग लॉसेस की तरफ बढ़ रहे थे। 2 साल बहुत टफ थे। 2010 में ये प्लान रेडी हुआ, सिम कार्ड हम लोग बेच नहीं पा रहे और हमारे जो सर्टिफिकेशन है वीसा मास्टर वो प्रोसेस में थे, तो हम लोग बैंकिंग कार्ड बेच नहीं पा रहे, उसमें काफी लॉस हुआ। बट 2013 के टाइम में ऐसा एक पॉइंट था कि हम लोग बैंक के लोन्स रिपे नहीं कर पा रहे, डिफॉल्टर लिस्ट में हम लोग बार बार आ रहे हैं। 2012 में 2012-13 में 13 में तो उस वक्त में एक पॉइंट था कि बैंक वाला तो जानता था कि हम लोग बहुत सिंसियर है, हमारा ये सारा चीज प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वे है, तो उसने एक ऑप्शन दिया कि अगर तुमको प्रॉब्लम है तो अपन तुम्हारा यूनिट NPA करते, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट करेंगे, तो कुछ कंसेशन आपको मिल जाएंगे। और हम तो सोच रहे थे कि नहीं, ये तो बहुत बैड चीज है कि अपन डिफॉल्टर हो रहे हैं। तो हम लोगों ने वो डिफिकल्ट किया, नहीं हमको वो NPA नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लोन के इंस्टॉलमेंट पोस्टपोन करके दो, उसको डेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। अच्छा, तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया था हमने। तो मुझे अच्छा याद है, वो मैनेजर मुझे बताता था कि आपको NPA चाहिए क्या, मैं NPA करके देता हूँ, आपको कंसेशन मिलेंगे। और हम बोलते थे नहीं सर, हमें डिफॉल्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ आप इंस्टॉलमेंट पोस्टपोन करके दो। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हमारा मुझे बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत कॉस्ट बढ़ गया। जो लोन हमने 10% 9% में लिए थे, उसका कॉस्ट हम लोग 13-14% पे कर रहे थे। बाप रे। तो 2012 से 2017 तक 18 तक हम लोग सिर्फ हमारे पास जोक करते थे कि वी आर वर्किंग जस्ट टू रीपे द बैंक। तो 6-7 साल एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बैंकिंग सिस्टम का, जब आप ट्रबल्स में हैं तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता, जब आप अच्छे सिचुएशन में तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो बैंकिंग का ये बहुत स्ट्रेंज केस था कि सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट चार्ज कर रहे थे। बट लगभग 6 साल में हमने वो सारा लोन रीपे कर दिया, उसके बाहर आ गए। और आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट कि बिजनेस बहुत डिफिकल्ट फेज में गया, बट वहां से बाहर निकल गए हम लोग। तो सर इंग्लिश में एक कहावत है कि द डिसीजंस विच यू मेक टुडे डिसाइड्स योर फ्यूचर। तो समय समय पर आपने जो डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, उसकी वजह से आप यहाँ पे हैं, और आज जो डिसीजन हम लोग लेते हैं उसका भविष्य 10 साल बाद दिखता है। तो सबसे बड़ा डिसीजन
आपके लाइफ में आपको क्या लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा डिसीजन है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ? एक्चुअली जब बैंकर वाज रेडी फॉर एनपीए हाँ। एंड वी वाज सेइंग कि नहीं सर, मुझे कुछ कंसेशन नहीं चाहिए, आई एम जस्ट गिव मी 3 मंथ पोस्टपोनमेंट, मेरा सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा, मैं आपके इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। दैट वाज उस टाइम में बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। इनफैक्ट उस टाइम एक पॉइंट था कि जिसमें हमने बीबी का ज्वेलरी लिया, हमारा जो भी है सब बेचा, जस्ट फोकस ऑन सर्वाइवल। बट हाँ, उससे एक मॉरल अच्छा रहा, हमारा नाम कहीं भी खराब नहीं हुआ। बैंकिंग से थोड़ा तकलीफ हुआ, बट वी कम आउट इन 2017 कि जिसमें हम लोग सेफ जोन में आ गए। तो अभी ये सारे वर्टिकल शुरू है हमारे? हाँ, तीनों वर्टिकल स्टार्ट है। बट दुनिया काफी फास्ट चेंज हो रही है जी। अभी आप देख रहे हैं। इनफैक्ट बिगेस्ट मिस्टेक अगर करना है मेरे को तो मैं कह सकता हूँ कि 2017 में वी मेड अ परचेस ऑर्डर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर पेमेंट ट्रांसफर। तो हमारा बहुत एम्बिशन था कि हम लोग पेमेंट ट्रांसफर के बिजनेस में जाएंगे, एनपीसीआई थ्रू। हाँ। तो जो अभी अपन फिनटेक यूपीआई यूज करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट, तो हम लोग उस बिजनेस में ऑलमोस्ट एंटर हो रहे थे। एंड 17 में, हाँ, बट उसी टाइम मोदी जी ने पीएमजेडीवाई करके जो स्कीम लॉन्च किया, जिसमें कार्ड के बहुत ऑर्डर बढ़ रहे थे। तो मैं कभी कभी हंसता हूँ कि उसके वजह से वो क्यों हमने कैंसिल किया और कार्ड का कैपेसिटी बढ़ाया। शायद वो एक बिगेस्ट मिस्टेक था जिसका कॉस्ट अभी आज लगता है यार ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, हमने लॉस करवाया। क्योंकि इफ आई एम करेक्ट 1920 के आसपास ही ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स बढ़े ना सर, कोविड-19 के बाद? नहीं, 17 में ऑलमोस्ट हम लोग रेडी थे कि अभी डेवलपमेंट करेगा, ये हो जाएगा। एंड जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो उसी टाइम हमको कार्ड्स के बहुत ऑर्डर आ गए। तो फिर हमारे जो कंसल्टेंट थे या अकाउंटेंट थे कि सर ये इतना अच्छा ऑर्डर छोड़ के कहाँ नया चीज करना है। तो हम लोगों ने वो डिले किया उस डिसीजन को, और फिर सारा हिस्ट्री 2 साल में पूरा चेंज हो गया। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो कार्ड्स के ऊपर आते हैं सर, ये कार्ड्स जब भी हम देखते हैं, मतलब अभी तो टेक्नोलॉजी मुझे पता है इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड, बट कॉमन पब्लिक को लगता है कि ये बैंक ही बनाती है, जो कार्ड रहता है वो तो बैंक से ही आता है। तो उसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि जो सामान्य जनता है उनको समझ में आए कि कार्ड का प्रोसेस क्या होता है, कहाँ बनता है, ये कैसे होता है? यूजुअली ये प्रोसेस में 3 लेयर्स है। बेसिकली बैंक ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, बट बैंक जो एप्लीकेशन है, जो स्विच है, वो एक वेंडर हायर करती है। वो वेंडर डेटा जनरेट करता है, और वो डेटा हमारे पास आने के बाद हम लोग कार्ड बनाते हैं। यूजुअली कार्ड भी हम लोग कस्टमर को डायरेक्टली भेजते हैं, बट इनवॉल्व जो यूज करते हैं हम लोग वो बैंक के नाम से होता है, और सिर्फ कार्ड में हमारा छोटा सा नाम होता है हमारा। तो यूजुअली कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। मतलब कार्ड जो घर पे कुरियर से आता है वो आपके थ्रू ही आता है? हम लोग ही यूजुअली कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। कभी कभी बैंक के टाइप्स होते हैं पोस्ट कुरियर से, कभी हम लोग डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो उसका सिक्योरिटी वगैरह कैसे मेंटेन होता है सर? मतलब रियली वो सिक्योर होता है कि कैसे होता है? हाँ, बेसिकली हम लोग का जो मेन स्ट्रेंथ है वो सिक्योरिटी है। हमारा जो प्रीमाइसेस है उसमें लगभग 250 कैमरा इंस्टॉल है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड। जो एम्प्लॉय हमारे पास इन होते हैं सबका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, एंड ये इंश्योर किया जाता है कि कहीं भी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो नहीं है। तो एक्टिविटी बहुत सिक्योर्ड है। कार्ड जो अभी चिप कार्ड आते हैं उसमें सिक्योर एल्गोरिथम होता है, जिसमें कुछ कीज कस्टमर से आते हैं, कुछ कीज हमारे रहते हैं, कुछ कीज एनपीसीआई से आते हैं। तो बहुत ही सिक्योर्ड वे से वो कार्ड बनता है, एंड डुप्लीकेशन और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल है।
हमारे पास हर एक एम्प्लॉय पॉकेटलेस यूनिफॉर्म पहनता है। पॉकेटलेस यूनिफॉर्म। हाँ, तो कोई भी पॉकेट नहीं रहेगा, ये इंश्योर किया जाता है। ओके। मोस्टली फैक्ट्री इन्वायरमेंट में कहीं भी इंटरनेट नहीं होता है, हम्म। तो हमारे पास स्पेशलाइज एप्लीकेशन है जो डेटा इंपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री को देते हैं, हम्म। बट फैक्ट्री से कोई भी डेटा बाहर नहीं जाता है। हम्म। जो एप्लीकेशन है वो वन वे ट्रैफिक है कि इन हो सकता है बट आउट कुछ नहीं होगा। नहीं होगा कुछ। तो बेसिकली फुल्ली सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है। अभी तो अवेयरनेस बहुत बढ़ चुका है, तो सर्वर्स इंडिया में होते हैं, कैमरा, फ्रिस्किंग, काफी सेंसर्स है, काफी स्विचेस बिठाए हुए हैं कि कुछ भी अगर इंसिडेंट होता है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। लगभग सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स एज एक्सेस कंट्रोल, जो कार्ड का स्टोरेज होता है वो वॉल्ट में होता है, काफी सिक्योर्ड वॉल्ट्स होते हैं कि जो इजीली कोई ब्रेक नहीं कर सकता। और पिन जनरेशन वगैरह कैसा होता है वो तो यूजुअली पिन जनरेशन के अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं और यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग प्लेस में पिन जनरेशन नहीं होता यहाँ नहीं होता है। ओके, ग्रेट। तो बिजनेस की जर्नी में आपने बताया, तो ऐसा बहुत बार होता होगा कि लोग आते हैं, कुछ एडवाइस दे के चले जाते हैं, कुछ सजेशन दे के चले जाते हैं, कोई क्रिटिसाइज भी आपको बहुत लोगों ने किया होगा इतने सालों में। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि किसी ने एडवाइस दिया और दिस इज द वर्स्ट एडवाइस आई हैव एवर गॉट? नहीं, यूजुअली क्या बिजनेस वर्क ऑन अ रिस्क। आप 4 आना प्रॉफिट कमाते एंड यू आर स्पेंडिंग 4 टाइम ऑलवेज। तो बेसिकली ऐसा होता है कि हम लोग और एम्बिशंस रहते हैं, तो 1 रुपया कमाएंगे तो 4 रुपया इन्वेस्ट करेंगे जी। तो बहुत से बार फाइनेंशियल एडवाइजर सजेस्ट करते हैं कि फाइनेंशियल बोरोइंग कम करो, ज्यादा एक्टिविटी मत बढ़ाओ। बट एक चीज जैसे मैंने बताया कि वर्स्ट जो एडवाइस था वो था कि फोकस ऑन योर कोर एरिया, नॉट फोकस ऑन न्यू थिंग्स। अभी बस करो इसको। तो डेट वाज सम टाइम उससे काफी नुकसान हुआ है। बट डेफिनेटली हर एक एडवाइस हाउ यू थिंक, हाउ यू टुक, दैट इज इम्पोर्टेंट मैटर। क्योंकि ये सवाल मैंने क्यों पूछा और आपने जो जवाब दिया सर, यस्टरडे आई वाज विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी नेम मैचवेल इंजीनियरिंग। मैचवेल, तो उनका भी जो पोर्टफोलियो है वो भी 5 फैक्ट्रीज में डिवाइडेड है, बहुत वर्सेटाइल, उनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो रंजीत पाटिल सर वहाँ पे वीपी है, यस्टरडे आई वाज डूइंग द पॉडकास्ट विद हिम, तो उन्होंने भी यही बात बताई कि पोर्टफोलियो डाइवर्स करना कितना जरूरी है। व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन 2014, हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग में भी है, आईटी में, सिविल में, मैकेनिकल में, और सॉफ्ट स्किल में तो मैं हूँ ही, लीडरशिप कोचिंग में वगैरह। तो जब मैं बिजनेस एक्सपांड कर रहा था, मैंने भी बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए सर। आइसक्रीम का शॉप खोला, गेट इंस्टीट्यूट खोला, आईएएस एकेडमी मैंने 2 साल चलाई है सर। बहुत लोकेशंस पे मैं हिट कर चुका हूँ। यवतमाल में मैंने ऑफिस शुरू किया था, आज भी हमारे 10 ऑफिस है महाराष्ट्र में। बट बहुत बार ऐसा होता है कि डाइवर्सिफिकेशन जब करने जाता हूँ तो मुझे भी मेरे कुछ जो बड़े हैं या जिनको हम गुरु मानते हैं, उनसे भी यही कहा जाता है कि एक चीज पे फोकस करो, आता नको वाढवू, आता नको जास्त डाइवर्सिफाई करूँ। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि कल का पॉडकास्ट और आज का पॉडकास्ट एक नई लर्निंग मेरे को देके जा रहा है कि डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी है, नई चीजें करना भी जरूरी है। अगर एक ही चीज में कैसे हम रह सकते हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी चेंज इज वेरी फास्टर नाउ। इनफैक्ट वी फील इतना डाइवर्सिफाई होने के बाद भी हमें हमेशा अनसिक्योर फील होता है। जैसे अभी हमारा ऑटोमेटिक प्रोडक्ट रेंज है, पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टच स्क्रीन में आ रहा है, पूरा टच स्क्रीन में जा रहा है। कार्ड्स पूरा बैंकिंग मोबाइल पे चला जा रहा है। वो सॉफ्ट कार्ड भी आ रहे हैं ना। हाँ, तो वो सारी चीजें इतने फास्ट चेंज हो रहे हैं कि वी ऑलवेज फील अनसिक्योर। और फास्टैग भी कुछ मैंने सुना कि अभी वो भी कुछ चेंज हो रहा है। फास्टैग तो अभी मुझे लगता नहीं कुछ चेंज होगा। हाँ, वन गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि सारे टोल बूथ निकल जाने चाहिए, ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन होना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट्स आएंगे। गवर्नमेंट बहुत सीरियसली उस पर काम कर रहा है। बट फास्टैग रहेगा, फास्टैग का तो अनसर्टेनिटी नहीं है। हाँ, बैंकिंग कार्ड नया जनरेशन कितना यूज करेगा, मैं मेरा बेटा यूएस में उसको पूछता हूँ
तो बोलता सर मुझे कार्ड यूज करना नहीं पड़ता है, सारा मोबाइल पे ही चलता है मेरा। Okay. तो वो जो जनरेशन है, हाँ वी ऑलवेज से कि इंडिया में अभी 40 के ऊपर जो जनरेशन है, अगले 10-15 साल तो ये हमें इतना टेंशन नहीं कार्ड के लिए, क्योंकि कार्ड बहुत इजी यूज होता है अभी। क्रेडिट कार्ड हाँ, और इजीली यूज होता है, टैप करो, छोटे ट्रांजेक्शन तो बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो कार्ड चल रहा है अपने पास। बट हाँ, जो ग्लैमर है वो कम हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे इनोवेशंस आ रहे हैं। हम लोग भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे। हम लोग मेटल कार्ड्स बना रहे हैं, लास्ट 6-8 महीना हम लोग उस पे मेटल कार्ड, ग्लैमर के लिए काफी मेटल्स कार्ड का यूज हो रहा है, ग्लैमर के लिए बिजनेस कार्ड में। हाँ। फिर हम लोग 2 सिक्योर प्रोडक्ट बना रहे हैं, बायोमेट्रिक कार्ड। मेटल कार्ड्स में सर वो कुछ वन कार्ड ऐसा कुछ कंपनी था? वन कार्ड है ना, यही बानेर में ही है। हाँ। तो वन कार्ड मेटल कार्ड इशू कर रहा है, और पीपल आर बाइंग मेटल कार्ड एज अ स्टेटस सिंबल। हाँ, तो मेटल कार्ड हम लोग बना रहे हैं। अभी हम लोग बायोमेट्रिक कार्ड बना रहे हैं। बायोमेट्रिक सेंसर कार्ड में होगा, यू कैन पुट योर फिंगरप्रिंट, नो पिन रिक्वायर। सो कार्ड पिन भूल गए, ये याद ही नहीं रखने की जरूरत है। और आपका कार्ड शायद आपकी बेबी भी यूज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फिंगर नहीं मैच होगा। लेकिन कार्ड में एनर्जी कैसे आएगी सर? क्योंकि फिंगर टच करेंगे कार्ड में, कैसे रीडर के पास जाएगा तो रीडर से पावर ले लेगा वो। ओके ऐसी है, बट इट इज वर्किंग। वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट राउंड ऑफ टेस्टिंग। अभी अप्रूवल्स के लिए जा रहे हैं हम लोग सारे। बेसिकली हमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए उसको, तो वो प्रोसेस में है। तो हम लोग बायोमेट्रिक कार्ड बना रहे हैं, एक डायनामिक सीवीवी। यूजुअली कार्ड अपन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जो फ्रॉड्स मेजर हो रहे हैं वो ऑनलाइन में हो रहे हैं। तो उसमें सीवीवी किसी के भी हाथ में पड़ा तो वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग सीवीवी डायनेमिक दे रहे हैं, हर एक टाइम हर ट्रांजेक्शन को चेंज होगा। तो वो भी प्रोडक्ट हम लोग अगले 6 महीने में लॉन्च करेंगे। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग, अदरवाइज पेरिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और एक थोड़ा ऑफबीट सवाल पूछता हूँ, ये रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये क्या होता है? मतलब ये डिफरेंट कंपनीज है जो इशू करती है कार्ड्स? बेसिकली स्क्रीन प्रोवाइडर है, वीजा एंड मास्टर ग्लोबल प्लेयर है, रुपे इज आवर इंडियन नेटवर्क। तो रुपए हमारे देश का है, तो ज्यादा उसमें पॉपुलैरिटी इंडिया में है उसका। बट मास्टर वीसा अगर आप ग्लोबल ट्रैवल करते हैं तो उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऑल 3 आर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, एंड डेफिनेटली रुपए काफी इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। आपने कहा सर आपके बेटे यूएस में है, वो क्या करते हैं सर यूएस में? वो गूगल में काम कर रहा है। गूगल में वो काम कर रहा है। अच्छा, एमएस किया उसने कंप्यूटर साइंस में। उनका कुछ रहता है इन्वॉल्वमेंट इनोवेशन में या कुछ? अभी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बच्चों को हमने बोला था कि 5 साल पहले काम करो बाहर, सो यू विल हैव सम इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। अभी तो उस प्रोसेस में 3-4 साल से वो काम कर रहा है। मेरे डॉटर भी सीए है, वो भी यहाँ काम करती थी 2013 से 2021 तक। मेरे सन इन लॉ को यूएस में कुछ अपॉर्चुनिटी था तो उनके साथ वो चली गई। बट हाँ, उसका इन्वॉल्वमेंट है प्रोसेस में। फाइनेंशियल मैटर्स वो देखती है काफी हद तक। तो सर बिजनेस जितना ग्लोरी लगता है, जितना ग्लैमरस लगता है, उसके डार्क साइड्स भी तो होते हैं बिजनेस के। पहला मैं पूछूंगा आपको कि एज ए सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इसे फैंसी डेजिग्नेशंस है। ये एक यंग लड़का है जो 18-19 साल का है, जब सीईओ नाम सुनता है, डायरेक्टर सुनता है, मैनेजिंग डायरेक्टर सुनता है, तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन इसके पीछे मतलब क्या है? मतलब कि मिथ होता है ये कि मतलब फैंसी है या कि ग्लैमरस है, या बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सब? नहीं, डेफिनेटली नाम के साथ, पोजीशन के साथ ग्लैमर आता है, बट वो सस्टेन करने के लिए काफी पेन्स लेने पड़ते हैं। यूजुअली हम लोग बोलते हैं सीईओ विल टेक अ स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस, इम्पोर्टेंट की डिसीजंस। बट कहीं मैंने पढ़ा था कि बहुत से बार वो गेम होता है वॉलीबॉल प्ले करने का, आप दूसरे को पास दो और इंश्योर करो कि उसका रिप्लाई रिटर्न जा रहा है। तो हाँ, बहुत फायर फाइटिंग होता है। एवरी मिनट कुछ तो अनसर्टन आएगा। कोई भी चीज कस्टमर अनसेटिस्फाइड होती है तो हमारे तक पहुंच जाती है। कोई फाइनेंशियल मैटर से कोई अनहैप्पी है, अनसेटिस्फिकेशन है, तो ये सारी चीजों में यू हैव टू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सो हम तो हमेशा बोलते हैं कि वी रिसीव
अराउंड 300-400 मेल्स एवरी डे एंड बहुत से बार मीटिंग्स में रहते हैं, तो हम लोग बहुत से बार हमें सैटरडे संडे कंपल्सरी सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है। कहीं ट्रैवल में रहेंगे तो फेवरेट काम होता है कि ट्रैवल बिल्कुल बोर नहीं होता है, क्योंकि सारे मेल्स के रिप्लाई में हम लोग ट्रैवल भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। राइट सर। और जैसे आपने बोला कि फायर फाइटिंग सिचुएशन आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें हमें इवॉल्व होते रहना है, काम करते रहना है। आज भी आप बहुत काम करते हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो कुछ बिजनेसेस आगे चले जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं, नीचे ऊपर होते हैं लेकिन आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेस इंडिया में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया का अगर रैंक आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। ग्रो हो रहा है लेकिन इतना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बिजनेसमैन के साथ एक चीज़ आती है, अनसर्टेनिटी। जब मैं भी शादी के दौर में था तो बिजनेसमैन है तो थोड़ा सा डर जाते थे। अच्छा, क्योंकि मैं यंग भी था और अभी बिजनेस शुरू किया है, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। तो सर इतने सारे बिजनेस इंडिया में फेल क्यों हो जाते हैं? ब्रॉडली एक रीजन मैंने जो बताया कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो रही है, दैट इज वन पार्ट, जिसके वजह से हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं किया, तो देर इज ऑलवेज चांसेस कि ऑन सेलर मार्केट यू विल बी इन बायर मार्केट, यू आर इन कंपटीशन, और अल्टीमेटली आपको मार्जिन नहीं मिलता है। तो एक रीजन टेक्नोलॉजी चेंजेस होते हैं। मेजर दूसरा रीजन अभी जो देखते हैं हम लोग कि चाइना इज प्रोड्यूसिंग फॉर ग्लोबली, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम में काम कर रहे हैं वो। तो इंडियन प्लेयर को काफी डिफिकल्टी आती है उनको कॉम्पीट करने में, क्योंकि चाइना का जो डिसिप्लिन है बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन कंट्री है। एक रिसेंटली मैं चाइना में था 2 महीने पहले, तो एयरपोर्ट से मैं कहीं होटल जा रहा था, तो डिस्टेंस बहुत 10-15 मिनट का डिस्टेंस था। तो जाने के बाद मैंने टैक्सी ड्राइवर ने मुझे पैसा मांगा, तो मैंने बोला बिल दे दे, वहाँ रूल है बिल देने का। उसने प्रिंट लेके लाके दिया, मैंने देखा 168 RMB, ऊपर देखा 75 मिनट ट्रैवल। तो मैंने बोला इतना ट्रैवल तो मैंने किया नहीं है। हाँ। तो आपने गलत बिल दिया मेरे को। हाँ। ही जस्ट सीन माय फेस, उसके सीट पे जाके बैठा, चुपचाप चले गया वो, नो आर्गुमेंट, एक पैसा भी लिया नहीं उसने। तो आई वाज शॉक, ये पैसा भी नहीं लिया इसने, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? तो मैंने वो होटल का जो बाहर आदमी होता है उसने मुझे बोला, सर वो डर गया है। हाँ। आपने, उसने गलत बिल दिया था आपको, आपने उसको क्यूरी पूछा, अगर आपने कंप्लेंट किया तो यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है उसको अंदर जाना पड़ेगा 6-12 महीना। तो वो रूल्स इतने स्ट्रिक्टली फॉलो वहां हो रहे, उतने इंडिया में फॉलो नहीं हो रहे, नहीं होते। तो हमारा इन्वायरमेंट जो बिजनेस के लिए थोड़ा टफ होता है। मेजरली हमारा इंडिया में प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स। गवर्नमेंट से अगर कुछ पेमेंट चाहिए तो सब बहुत से बार पेमेंट डिले होते हैं, और गवर्नमेंट के लिए फिर रूल्स, अभी आजकल ऐसा होता है कि MSME के पैसे आप लेट देते हैं, हाँ, तो इमीडिएटली आपके इनकम टैक्स में डिसअलाउंस होता है, बट गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं होता। जेम पोर्टल भी लॉन्च किया है, जेम के थ्रू भी पेमेंट्स टाइम पे नहीं आते अभी। हाँ, जेम के थ्रू तो आने चाहिए। जेम से काफी इंप्रूवमेंट हुआ, बट पेमेंट प्रोसेस जो है, और अगर वो डिससेटिस्फाइड है आपके क्वालिटी से, तो फिर वो कितने दिन भी पैसा नहीं आता है। डिसीजन थोड़े फास्टर होने चाहिए, यही बिजनेस की नीड है। बट मोस्टली बिजनेस फेल होते हैं। एक तो हम लोग फाइनेंशियल जो कमिटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल अगर आपका ज्यादा कमिटमेंट हो चुका है तो आप ट्रबल में आ रहे हैं, आप प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर प्रॉब्लम में आ रहे हैं। कैश फ्लो दूसरा मेजर पार्ट होता है कि आप ओवर एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। बहुत से केसेस में अभी भी हम लोग बोलते हैं कि इस पोजीशन पे और एक सीनियर आदमी हायर कर दूं, हाँ, तो अच्छा है, बट 25 लाख 50 लाख सैलरी किसी को देना है तो हम लोग बोलते हैं यार ये बिजनेस इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो कुछ चीजें अपन खुद करते हैं। तो वो भी एक रीजन है कि कोई डिसीजन आप ले लेते हैं जो आपका कैश फ्लो बिना समझे आप डिसीजन ले रहे। कभी कभी लॉन्ग टर्म विजन से काम करना अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म कुछ करते हैं तो यू विल बी इन ट्रबल। तो हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि बहुत सिस्टमैटिक फोकस करो कस्टमर पे,
जितना कमिट किया उतना सारा डिलीवर करो। कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे तो सब में बिगिनिंग में आप कस्टमर को बता दो कि ये नहीं कर पाएंगे, बट जो कमिट किया वो डिलीवर करेंगे तो फिर पेमेंट्स के प्रॉब्लम नहीं आते। बट कमिटमेंट 10 करने का डिलीवर करना है 6-7 ओवर कमिटमेंट, तो फिर वो बिजनेस ट्रबल में आ जाता है कि गवर्नमेंट पैसा देता नहीं है, कस्टमर पैसा दे रहा नहीं है, कोई कंसाइनमेंट रिटर्न आ गया तो आप तो 10% 5% प्रॉफिट पे काम करते तो देन इट इज डिफिकल्ट। राइट सर। इसलिए हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि जितना क्वालिटी सिस्टम फॉलो करेंगे उतना अच्छा है। कस्टमर से कोई भी अगर डेविएशन है तो कस्टमर को पहले बता दो, पहले पूछ लो चलेगा क्या, नहीं तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो भी चलेगा, बट जो कमिट किया है वो डिलीवर होना चाहिए। इसलिए क्वालिटी में जितना फोकस करेंगे आप, एक एडवांटेज है वो कि आपका अगर क्वालिटी अच्छा है तो कस्टमर डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट करता है। बिजनेस में कभी चीटिंग हुआ है क्या आपके साथ सर? क्योंकि बिजनेस के साथ लोग चीट करके जाते हैं, कुछ गलत करके जाते हैं, तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा ना कि चीट करते हैं, आपने कैसे उसको टैकल किया? बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस एज वेल, 10 साल का एक्सपीरियंस हो सर, बहुत छोटा है आपके सामने, लेकिन इसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग चीट करके चले गए, हमने जिस पे विश्वास रखा चीट करके चले गए। तो बेसिकली ऐसा बिजनेस में होता है कि की पर्सन्स कॉम्पिटिटर को ज्वाइन हो गए। यस सर। आपने उनको कुछ बिजनेस डेवलपमेंट के लिए रखा था, यहाँ से सीख के चले यहाँ गए। से सीख के वो उधर चले गए, यहाँ के जो बिजनेस सीक्रेट है वो कॉम्पिटिटर को शेयर किए। इनफैक्ट स्मार्ट कार्ड हमने सब में पहले चालू किया, अराउंड 2000 में हमने कार्ड बनाया। तो वी वाज फर्स्ट इन डूइंग कार्ड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, कोई नहीं था। तो इंडस्ट्री में लगभग 50% लोग रहेंगे जो हमारे से चले गए, और हम लोग बोलते हैं कि वी आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू सप्लाई द मैनपावर टू कॉम्पिटिटर्स। तो ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ है? पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ गेम है। इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं कि सिस्टम ड्रिवन काम करो, लोगों पे डिपेंडेंसी ना हो। नहीं, लोगों पे हर एक का कंट्रीब्यूशन तो बिजनेस में होता ही है, बट जितना सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे उतना अगर कोई जाता है तो आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस सिस्टम में चल रहा है तो कोई भी समझ सकता है। बिना सिस्टम, बिना डॉक्यूमेंट चल रहा है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जितने प्रोसीजर्स, जितने सिस्टम्स लिख सकते हैं हम लोग सारा लिखते हैं। इसलिए हमने 1996 में पहला आईएसओ सर्टिफिकेशन लिया प्रिंटिंग प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, ये जो लगा है वहाँ पे? तो आईएसओ सर्टिफिकेशन हमने 1996 में लिया। तो उसका बेनिफिट एक ही है कि सिस्टम्स आर देयर, तो एक आदमी चला गया तो दूसरे आदमी के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। तो लोग जाते भी है और लोगों को निकाला भी जाता है, बहुत सारे लोग हम निकालते भी है। हाँ, कोई फायर पीपल, मतलब सिस्टम फॉलो नहीं होते हैं तो हम लोग डेफिनेटली फायर करते हैं। कैसे फायर करते हैं आप? स्टाइल क्या है सर फायरिंग का? यूजुअली फिर हम लोग नोटिस दे देंगे, इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन नोटिस पीरियड में तो फिर वो काम नहीं करते, 1 महीना आप नोटिस। हाँ, दैट इज अ पॉसिबल, बट हम लोग नोटिस देंगे। अगर बहुत ही कुछ सीरियस केस है तो इमीडिएटली सैलरी देके उसको छोड़ देंगे। तो सर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट RFID, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बहुत कुछ बोला। तो हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ RFID? कहाँ पे एप्लीकेशंस और बढ़ सकते हैं इंडिया में? RFID हैज अ लॉन्ग फ्यूचर। अभी और एक प्रोडक्ट हम लोग सेफ अप कर रहे हैं यूजिंग RFID फॉर ट्रैकिंग द असेट्स। ट्रैकिंग द असेट्स। So we are doing it for RBI, Reserve Bank of India. Almost 8 locations we are doing RFID tagging and monitoring their assets. We have made a cloud-based application. So we have our own server and each tracking come to our server and we issue certificate to RBI what assets are available in their premises. Okay. So that is a very good animal tracking will be the next big things. Animal tracking. Yeah, we are working on a idea. Usually pets चे चोऱ्या खूप होतात, जे पाळलेले असतात, खूप एक्सपेन्सिव्ह असतात. तर आणि पेट जर चोरीला गेला तो खूप अवघड होतं. तो पेट्स के इसमें उसका एप्लीकेशन हो सकता है. You can insert the RFID tag and you can make some application where you can record कि this tag number is belong to whom.
हम्म So that is also one good idea. You can use RFID tagging. हम्म आता RFID चा यूज फिजिकल फिटनेस चेकिंग साठी होतो. हम्म वेदर यू ट्रॅव्हल, वेदर यू रन, हे युजली पोलीसचे जे इन्व्हेस्टिगेट होतात फिजिकल चेक, त्यामध्ये सगळीकडे RFID यूज व्हायला लागलं. अच्छा वी आर युझिंग RFID. हम्म So RFID has a good feature. In fact, NPCI is coming out with the new thing. All QR code they want to replace by RFID tag, and you can use mobile also for payment. So you can scan NFC feature can be used for scanning. ओके So there is a ambitious plan from Indian government के next 6 months 1 year they want to add instead of QR code RFID tag for all kind of UPI payments. ओके सर. सो यू मीन टू से RFID का अभी टेक्नोलॉजी चलेगा 10-15 साल RFID 20 साल चलेगा. तो चलेगा. एंड व्हाट अबाउट बायोमेट्रिक सिक्योरिटी एंड ऑल? Yeah, biometric or face is going big. Now face is getting more Face popular, recognition. more faster, and contactless. Post COVID face is coming up in big way. सर व्हेन वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट आई वाज वेटिंग फॉर यू. आप आ रहे थे तो मैंने एक प्रणब मुखर्जी का कुछ इनविटेशन वहां पे देखा था. हाँ. उसके पीछे क्या स्टोरी है सर? नहीं, बेसिकली वो एक इनविटेशन था जो एनपीसीआई ने हमें इनवाइट किया था. हाँ, राष्ट्रपति भवन में था. राष्ट्रपति भवन में रुपे कार्ड का लॉन्चिंग था. उसके लिए हम लोग राष्ट्रपति भवन गए थे, तो उस प्रोग्राम का इनविटेशन है वो. हाँ, वो सीट नंबर भी मैंने देखा आपका. कैसा था आपका एक्सपीरियंस राष्ट्रपति भवन में? बहुत अच्छा. ऐसे कितने सारे लोग इनवाइटेड थे सर? कितने कंपनीज इनवाइटेड थे? यूजुअली उन्होंने मेजर कार्ड के जो बड़े मैन्युफैक्चरर है players हैं. उनको बुलाया था. गुड साइज टीम वाज देयर. तो ये प्रोडक्ट लाइन छोड़ के और भी कुछ प्लान है सर आपका? कि और कुछ आप टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आपका हिस्ट्री रहा है अभी तक जैसे आपने टाइमलाइन बताया. हम लोग वर्किंग कर रहे हैं 2 प्रोडक्ट पे. तो एक प्रोडक्ट तो है कि RFID टैग का बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंडिया में करने का. अभी काफी RFID टैग इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वो एक हमारा मेजर फोकस एरिया है. एंड वी आर थिंकिंग टू गो इन चिप पैकेजिंग. चिप पैकेजिंग? तो जो बैंकिंग कार्ड में चिप आती है वो अभी मोस्टली इंपोर्टेड पैकेजिंग आता है उसमें. वो इंपोर्ट होता है? अभी इंडिया में चिप का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है, तो अगले साल 2 साल में इंडियन चिप विल कम आउट. तो हम लोग सोच रहे हैं कि वेदर वी कैन यूज दैट फॉर चिप पैकेजिंग. अच्छा. सो हम लोग वर्क कर रहे हैं एंड वी विल अप्लाई फॉर चिप पैकेजिंग प्लान. So, regarding to the technology, next 5 years में आपका प्लानिंग इसमें है. जब कैमरे ऑफ हुए थे आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा वैष्णवी देवी का बताया. तो ऐसा भी कुछ और प्लान है आपका? और भी कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे? हाँ, बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं कि वी हैव गॉन फॉर फाइल द पेटेंट फॉर अ क्राउड मैनेजमेंट एप्लीकेशन. तो वो वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सून. तो डेफिनेटली वी आर प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर 4 धाम यात्रा और मेजर पिलग्रिम सेंटर्स इन इंडिया. Vaishnavi Devi was a very good experience, very disciplined management, very systematic approach, very technological savvy. So it was a good experience. आपने बोला कि जब वो सर्विस आप लॉन्च कर रहे थे वहां पे तो आप खुद गए थे. तो आप प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है इसलिए खुद गए थे वहां पे मॉनिटरिंग के लिए? यूजुअली वन फोकस हमारा हमेशा रहता है कि कोई भी नया चीज कर रहे हैं तो वी विल रिमेन देयर. काफी कुछ लर्निंग होता है उसमें. टेबल पे अपन एक सोचते हैं और फील्ड में कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होता है. तो बहुत कुछ थ्योरेटिकल जो अपन लिखते हैं वो जरूरी नहीं था प्रैक्टिकली पॉसिबल है. तो हम लोग यूजुअली एक हमेशा हमारा पैशन रहा कि कोई भी नया एक्टिविटी रहेगा तो वी विल बी देयर. तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बाकी मंदिरों में भी चलता है क्या? बालाजी में वगैरह भी बहुत कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे.
तो वहां पे भी है ऑलरेडी ऐसा कुछ ये पैरेलल? अभी जो हम लोग वैष्णो देवी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वैसा प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है वैसे सिमिलर, हाँ। वो मक्का में चल रहा है, ट्रैकिंग द पीपल। अच्छा और सेकंड प्रोजेक्ट वैष्णो देवी में है। अच्छा। वी हैव क्रिएटेड अवेयरनेस। हम लोग शिरडी में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने चार धाम यात्रा से बात कर रहे हैं, तो काफी मंदिर में हम लोग लिख रहे हैं। बट जहाँ डिसिप्लिन जरूरी है, जहाँ वेरिफिकेशन जरूरी है, आई थिंक दिस इज अ गुड सॉल्यूशन फॉर दैट लोकेशंस। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स एडवांसमेंट, इतना सारा काम करते वक्त कितनी टीम साइज है सर आज हमारी? हमारा ऑलमोस्ट 800 साइज ऑफ टीम इन इंडिया। 800 पीपल ऑन आवर पेरोल। आवर पेरोल। तो आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा है सर, कि पूरा कंट्रोल आप हाथ में लेते हैं या टीम के ऊपर ट्रस्ट रख के, कैसा स्टाइल कैसा है आपका? डेफिनेटली डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ गेम। बट हाँ, कभी कभी अगर क्राइसिस आता है तो हम लोग हाथ में कंट्रोल लेते हैं, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग स्मूथ तो हम लोग बहुत दूर रहते हैं उस चीज के। बट हाँ, कस्टमर का कोई भी अगर कंसर्न है तो डेफिनेटली फिर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। यूजुअली अराउंड 27 मैनेजर्स आर देयर राइट नाउ, तो मोस्ट ऑफ बिजनेस डे टू डे वो संभाल लेते हैं। तो यूजुअली हमारा फोकस कमर्शियल मैटर्स, न्यू डेवलपमेंट, मेजर टाइम मैं स्पेंड करता हूँ नए डेवलपमेंट पे और बेसिकली कमर्शियल मैटर्स एंड कस्टमर कंप्लेंट्स। और कस्टमर के कुछ कंसर्न है तो डेफिनेटली वी लव टू मीट कस्टमर एंड अंडरस्टैंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो कुछ लीडर्स, बड़ी टीम, जैसे आपने 800 लोगों की टीम बना दी, बाकी कुछ लोग हैं स्ट्रगल करते रहते हैं, टीम नहीं बन पाती है, तो सबसे बड़ी गलती लीडर्स क्या करते हैं व्हाइल मैनेजिंग द पीपल? एक तो हर ह्यूमन को आप रिस्पेक्ट से बात करो, उनको उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक काम का एक डॉक्यूमेंट बनाया जाए, क्या रिकॉर्ड रखना है, क्या देखना है, ये चीजें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे टाइम हम लोग नया एक्टिविटी है, कुछ चैलेंजिंग है, तो हम लोग इंसिस्ट करते हैं आप रिपोर्ट दे दो। तो बहुत से बार ऐसा नहीं होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वी गिव लॉट ऑफ मॉरल सपोर्ट टू एम्प्लॉई टू अंडरस्टैंड, टू गिव थॉट ऑन द मैटर, जिससे क्राइसिस है तो डेफिनेटली हम लोग काफी सपोर्ट करते हैं उसको। नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ साल काम करने के बाद कुछ लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं, अडाप्ट नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं है, नई चीज सीखने को रेडी नहीं है। तो ऐसे समय पे, क्योंकि पुराने हैं, बहुत साल से है, तो कैसे मैनेज करते हैं सर अगर परफॉर्मर ही नहीं है वो एक लेवल बाद? पहले परफॉर्मेंस दिया है, आज परफॉर्मर नहीं है। डेफिनेटली दिस इज अ मेजर कंसर्न, बट हम लोग ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो कम से कम 3-4 दिन 5 दिन हर एक को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ट्रेनिंग इज वन एरिया वेयर वी शुड फोकस मोर एंड मोर। मैंने देखा है कि यूएस में काफी ऑर्गेनाइजेशन अगर टेम्पररी एम्प्लॉय भी हायर करते तो 15 दिन 20 दिन उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे पास ट्रेनिंग पे उतना फोकस नहीं होता है, तो हम लोग ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सो ट्रेनिंग ये इम्पोर्टेंट है ऑर्गन, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में मैंने देखा है जस्ट ऑडिट पर्पस के लिए ट्रेनिंग्स होते हैं और नहीं, अल्टीमेटली हम तो हमेशा कहते हैं कि जितना ट्रेनिंग वेल डिफाइन रहेगा उतना उसका बेनिफिट ज्यादा रहेगा। तो एक तो हमारा एनुअल ट्रेनिंग प्लान होता है एंड ट्रेनिंग फीडबैक, ट्रेनिंग मॉनिटरिंग हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं जी। तो आई थिंक ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द गेम। एंड अगर किसी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं तो हम लोग फिर जॉब रोटेशन करते हैं, कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देते हैं, वो भी हम लोग चेंज करते हैं। बट ट्रेनिंग हमारा बहुत फोकस एरिया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना सर कि ट्रेनिंग के बावजूद भी या एक्सटर्नल मोटिवेशंस के बावजूद भी एक लेवल बाद परफॉर्म नहीं करते, तो फिर उस समय पे क्या करना चाहिए? जॉब रोटेशन इज वन आइडिया कि अगर आप नई जगह उसको भेजते हैं तो थोड़ा कभी कभी आदमी एक ही काम करके बोर हो जाता है, तो उसको कुछ चेंज होता है तो थोड़ा ज्यादा सोचता है वो। तो वी गिव रोटेशन, जॉब रोटेशंस।
एक कोई भी एम्प्लॉय आप देखोगे कुछ लोग प्रमोट होते जाते हैं, फटाफट प्रमोट होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो प्रमोट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, क्या देखते हैं आप वाइल प्रमोटिंग पीपल? क्यों प्रमोट करते हैं एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को? बेसिकली वी कीप ऑन मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस, उनका परफेक्शन, उनका गोल अचीवमेंट, ये चीज बहुत ज्यादा देखा जाता है। उनका रिस्पॉन्सिबल नेचर टू रिस्पॉन्ड ऑल फेल्यूर्स, वो भी चीज हम लोग बहुत फोकस करते हैं। तो जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फेल्योर है तो भी वो सब में पहले हाइड नहीं कर रहे, वो चीज बहुत हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं इन प्रमोशन। और बहुत से टाइम हम लोगों ने एक चीज फोकस किया कि फोकस ऑन सिलेक्शन ऑफ नीडी एम्प्लॉय, नीडी हंग्री एम्प्लॉय, जिनको नीड है। तो कभी कभी अगर ओवर क्वालिफाइड आदमी रहेगा तो हम लोग बोलते हैं कि इतना क्वालिफाइड इस पोजीशन को क्यों चाहिए। और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड डेफिनेटली यंग बॉयज को लेके आप ट्रेन करते हैं, उनको समझाते हैं काम, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो अच्छी तरह से बताते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिकॉज एक तीसरा किताब लिख रहा हूँ सर मैं, एंड द नेम ऑफ द बुक इज स्टार्स एट इंडिया आईएनसी। इंडियन कॉर्पोरेट्स में कौन स्टार्स होते हैं, कौन से वर्किंग प्रोफेशनल है जो स्टार बनते हैं अल्टीमेटली। तो उसमें मैंने एक 25 क्वालिटीज, 25 थ्रेड्स डिफाइन किए हैं कि 25 क्वालिटी अगर एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल में आता है, आई यूजुअली यूज द वर्ड कि वो गंगाधर से शक्तिमान बन जाता है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो 25 क्वालिटीज के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वालिटी है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। तो बहुत लोग होते हैं कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते एक दूसरे को। देयर इज अनदर क्वालिटी कॉल्ड डेवलपिंग अदर्स, दूसरों को डेवलप करना। लिवरेजिंग डाइवर्सिटी, बहुत बार एज अ लीडर हम सोचते हैं कि सारे लोग ऐसे ही चाहिए, बट देयर इज अ डाइवर्सिटी ना, उसको लिवरेज करते भी आना चाहिए। देयर आर क्वालिटीज लाइक इनोवेशन, ट्रस्टवर्दीनेस, इंटीग्रिटी है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ कंट्रोल है। सो ये सारे क्वालिटीज जब एक प्रोफेशनल में आ जाते हैं तो वो प्रोफेशनल मुझे लगता है कि स्टार प्रोफेशनल बनता है। बट मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये क्वालिटीज जब इम्बाइब करने जाते हैं, किसी को ट्रेनिंग देने जाते हैं, जैसे कमिटमेंट है, अचीवमेंट ड्राइव एक क्वालिटी है, तो बहुत बार सामने वाले को लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस भी तो है, मैं अभी सीखता ही रहूँ लाइफ टाइम, मैं भी लाइफ टाइम काम करता ही रहूँ। तो मेनी ऑफ द टाइम्स पीपल से वर्क लाइफ बैलेंस, और जैसे भी नारायण मूर्ति सर का भी एक कमेंट बहुत वायरल हुआ था, एलएनटी के जो उनका भी वायरल हुआ था। सो व्हाट इज योर टेक ऑन वर्क लाइफ बैलेंस सर? क्योंकि ये बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। वर्क लाइफ बैलेंस हर किसी के लिए अलग है, किसी के लिए सैटरडे संडे एंजॉय करना है। मैं तो 7 दिन काम करता हूँ, आपको तो पता है एंटरप्रेन्योर्स तो करते ही है काम। तो व्हाट इज योर टेक ऑन वर्क लाइफ बैलेंस? अल्टीमेटली लाइकिंग मैटर करता है, आपका पैशन क्या है। मैं लास्ट वीक में बहुत बिजी था, तो सैटरडे संडे आई वाज ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग में तो लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं। तो हाँ, अल्टीमेटली वी आर आंसरेबल टू पीपल, और कोई भी चीज मिस करेंगे तो उसका कॉस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है। तो 800 मेल अगर पेंडिंग है तो इट इज नॉट गुड थिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कोई कस्टमर का सीरियस इंपॉर्टेंट मैटर, इंपॉर्टेंट इंक्वायरी टाइम पे पहुंच नहीं पाता है। अल्टीमेटली वी आर कमिटेड टू कस्टमर, कमिटेड टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो जो चीज अपन वीक में पढ़ नहीं सकते वो छुट्टी के दिन ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं अपन। न्यू लर्निंग काफी होता है उससे। तो मेरा तो मानना ये है कि हाँ, डेफिनेटली कितना घंटा काम कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता टेक्निकली। आप कितना इफिशिएंटली चीजों को हैंडल कर रहे हैं, कितना परफेक्शन आपका है, वो मैटर करता है। हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं हमारे पास कि किसी को भी शाम को 6 के बाद घर जाना है तो पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, डेफिनेटली कुछ लोगों को हम लोग रोकते हैं, कुछ टारगेट देते हैं कि नहीं आज करना ही है। बट बहुत से बार अगर वो टाइम पे डिलीवर नहीं करते तो ही हम लोग इंसिस्ट करते कि नहीं आज आपको कंप्लीट करके जाना है। बट मेजरली कोई चीज आप 8 दिन भूल जाएंगे और नए दिन स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग तो यही बोलते हैं कि आप सिस्टमेटिकली जाओ, प्लानर मेंटेन करो, एज पॉसिबल टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम प्लानिंग करो। अगर आपको डिफिकल्टी कुछ है
तो आप इनिशियली बता दो। बट जरूरी नहीं है कि 20 घंटा काम करना है, ये जरूरी नहीं है। आप अल्टीमेटली कितना डिवोट होके काम कर रहे हैं आप, और आपका इफेक्टिवनेस कितना है काम में, वही मैटर करता वही है। मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक चीज बताई थी सर पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, कि इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ते थे। तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ पढ़ के आप इंडस्ट्री में अपडेट्स रखते थे। आज एक लड़का है सर 17-18 साल का, एंड ही वांट्स टू बिकम लाइक अ गांधी सर। तो आजकल तो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? इफ दैट पर्सन वांट टू बिकम लाइक यू, ये तो क्वेश्चन क्या फॉलो करना चाहिए उसने आज? मेरी डॉटर सीए है, मैं उसको बोलता हूँ तो इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़। हाँ। बोलती सर जरूरत नहीं मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स हाथ में लूँ, मेरे मोबाइल में मुझे सारा अपडेट मिलता है। एंड मैंने बहुत बार देखा है कि मोबाइल भी सफिशिएंट है। एक जमाना था जो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स चाहिए था, आज वैसी नीड ही नहीं है। आज तो मोबाइल अगर आप आपके सब्जेक्ट जो भी है, हम आजकल तो ऐसा होता है कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेता है और हम लोग गूगल को पूछते हैं ये मेडिसिन क्या है, तो भी आपको पता चलता है। हाँ, लेकिन मोबाइल हाथ में लेने के बाद बहुत सारी चीजें, उधर डिस्ट्रैक्शन भी तो है। एक मैसेज आ गया तो हम उधर चले जाते हैं। व्हाट इज योर पैशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को ही पूछना पड़ता है कि व्हाट फॉर। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन मोबाइल खोलते हैं एक चीज के लिए हाँ, एंड दूसरे तरफ भी चले जाते हैं। यही सवाल था मेरा। बट आई थिंक आपको कुछ करना है, आपको पैशन है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना जरूरी नहीं है। बट हाँ, हम लोग ट्रेडिशनल इससे आए तो मोबाइल पे कुछ चेक करने के बजाय न्यूज़पेपर लिया तो हमें बहुत पीसफुल लगता है, क्योंकि नॉलेज बहुत जल्दी समझता है। बट हाँ, आप अभी न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है। आप आपके सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आता है। शायद हो सकता है न्यूज़पेपर में समझ में नहीं आएगा इतना। बट हाँ, उस जमाने में जब 81 में हम लोगों ने 525 रुपए सैलरी था और हम लोग 1 रुपया 2 रुपया का न्यूज़पेपर लेते थे, बहुत अच्छा था वो, कि यू कैन अपडेटेड कंटिन्यूसली क्या गवर्नमेंट चेंज करने वाला है, क्या पॉलिसी आने वाली है, क्या गवर्नमेंट का फोकस है, सोलर के लिए क्या होने वाला है। तो वो सारी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है डिसीजन लेने में। तो अब आज तक पढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स? हाँ, मैं आज तक पढ़ता हूँ, और बहुत से बार ट्रैवल में रहा तो न्यूज़पेपर 4 दिन के भी साथ में लेके जाता हूँ। एंड बहुत रेयरली मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। उसी से लग के एक सवाल है सर। 18-19 साल का लड़का एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करना चाहता है, तो आइडियाज कहाँ से मिलेंगे उसको कि क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कमिटमेंट है, विलिंगनेस भी है, थोड़ा बहुत पैसा भी है शुरू करने के लिए, बट आइडिया नहीं है। आइडिया कहाँ से मिलेगा अगर आज के जमाने में कुछ अलग करना है जैसा आप कर रहे हैं? बेसिकली टाइम के साथ आप अगर स्टडी करेंगे, आज नीड क्या है, आज की जरूरत क्या है लोगों की, और आप कोई भी एक प्रॉब्लम ले लीजिए, उस पे काम करिए। आप कंटिन्यूसली थॉट देते रहेंगे तो डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा आपको। चाइना जाने से कुछ फायदा होगा? यूजुअली कोई एग्जीबिशन जाते हैं आप, हाँ, तो कुछ नया देखने को मिलता है, नया चीज समझ में आता है। यू कैन चेक वेदर आपके कंट्री में वो कैसे चलेगा। अच्छा, बट हाँ, डेफिनेटली एग्जीबिशन से जो इनोवेशन के एग्जीबिशन है वो अटेंड करने से फायदा होता है ना? आप गए सर कभी एग्जीबिशंस में? हाँ, बहुत बार। साल में 1-2 एग्जीबिशन हम लोग अटेंड करते हैं जो हमारे रिलेटेड है। तो एग्जीबिशन इज अ वेरी गुड रिलेटेड एग्जीबिशन मतलब कौन से कंट्री में ज्यादा होते हैं, चाइना में या यूएस में? चाइना में अटेंड करते हैं हम लोग। पहले यूएस में जाते थे, आजकल फ्रांस में स्मार्ट कार्ड के काफी एक्सपो होते हैं, वो अटेंड करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि एग्जीबिशन से काफी अच्छा लर्निंग होता है। बट अल्टीमेटली यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि व्हाट एग्जीबिशन, विच एरिया यू वांट टू वर्क। क्योंकि एग्जीबिशन 3-3 महीने चलते हैं, उसमें कौन सा चंक हमें लेना है, नहीं, से एरिया में कौन सा डोमेन में जाना है वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इधर आपका एजुकेशन डिसाइड करेगा, आपका पैशन डिसाइड करेगा। अभी हम लोग तो खुद को हंसते हैं, हम लोग कहाँ गैरेज में थे और हम लोग ड्रीम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में जाना या उसके आगे कुछ करना। बट इट इज लाइकिंग एंड कितना पेन्स आप ले सकते हैं, कितना पैशन आपके पास है, दैट मैटर्स। सो एग्जीबिशन कैन बी हेल्पफुल। एग्जीबिशन काफी हेल्पफुल होता है। न्यू लर्निंग, टेक्नोलॉजिकल काफी मैगजीन है, वो पढ़ेंगे तो अच्छा है।
इनोवेशंस के बारे में काफी न्यूज़पेपर में काफी आर्टिकल्स आते हैं। आजकल इनोवेशन करके अपन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कोई भी टॉपिक लेके गूगल का हेल्प लेंगे तो भी आराम से आपको पता चलता है। दो ही चीज है ना कि जो अपने पास नहीं है वो लाएंगे तो उसका एडवांटेज मिलेगा। सिंपल सिंपल चीजें है। जैसे अभी यूएस में मैं अभी था 1 साल पहले, तो मैंने देखा कि पावर ब्रश आ रहा है टूथिंग ब्रश टीथिंग के लिए। मतलब वो वाइब्रेट होता है वही ना? हाँ। तो इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया, बट हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंडिया में इतना फोकस नहीं है। हो सकता है इंडिया में बड़ा मार्केट आएगा उसका, हो सकता है, बट यू हैव टू वर्क फॉर इयर्स टू डेवलप इट। रैपिड राउंड खेलते हैं सर। सबसे बड़ा रिस्क जो आपने आज तक लिया ऐसा आपको लगता है? द बिगेस्ट रिस्क? बेसिकली वो जो एनपीए का मैंने इंसिडेंट बताया आपको, दैट वाज ओनली रिस्क आई हैव टेकन। बैंक वाला? जिसमें बैंक कुछ कंसेशन देना जा रहा है बट एक आपके पास टैग लग जाता है एनपीए का, वो छोड़ना। एंड वी शुड से कि नहीं मुझे कंसेशन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे रिस्ट्रक्चर करके दो। दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क। एक वर्ड अगर आपके जर्नी के लिए डिफाइन करना हो आपको, इन अ सिंगल वर्ड, योर जर्नी? वी ऑलवेज टॉक टू वर्ड कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस Continuous improvement. इंप्रूवमेंट। आपका कोई ऐसा कॉम्पिटिटर जिसको आप सीक्रेटली एडमायर करते हैं? हाँ, लास्ट वीक में एक अच्छा मैंने डॉक्यूमेंट देखा था। मैं वर्ड नंबर 1 जो कार्ड में है उसी ने कुछ डॉक्यूमेंट भेजा था कुछ इंक्वायरी के लिए हमको। अच्छा। तो द डिटेल वेरी सिस्टमेटिक जो उन्होंने लिखा था, तो आई वाज ऑलवेज टेलिंग माय मैनेजर सी कितना डिटेलिंग उन्होंने किया है, दैट इज व्हाई दे आर नंबर 1। ओके। इफ यू वांट टू हैव लंच विद वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर जिसको अभी तक आज तक आप नहीं मिले हैं, डेड है या फिर लाइव है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसके साथ आप मिलना चाहोगे? एक्चुअली रतन टाटा वाज द बेस्ट एग्जांपल। जेआरडी टाटा, रतन टाटा, उनके बारे में जो सुनते हैं पढ़ते हैं, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। कहीं पे मैंने पढ़ा था एक 100 करोड़ का कंपनी हमारा टर्नओवर 125 करोड़। 125 करोड़। अगर 125 करोड़ आपको हाइपोथेटिकली अभी दिए जाए तो आप क्या करोगे उसका? 2 प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, आरएफआईडी लेबलिंग एंड आरएफआईडी चिप पैकेजिंग। हाँ। वही हमारे पास अभी नेक्स्ट एम्बिशंस हम लोग ले रहे हैं। हाँ, एक एम्बिशंस हम लोग कैरी कर रहे हैं कि ऑटोमोटिव प्लांट नया बनाने का, एंड मे बी ये डिस्प्ले प्रोडक्ट है उसी में कुछ ऑपरेशन स्टार्ट करना, वो हम लोग प्लान कर रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं। बेस्ट गिफ्ट आज तक जो आपको मिला है, किसने दिया है और क्या मिला है? The best gift of your life? Yeah, I think around 2000 You Can Win करके शिव खेरा का एक बुक आता था। Yes, sir. मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत अच्छा किताब है। काफी उसने एम्बिशंस पॉजिटिव एनर्जी दिया अपने को। बहुत अच्छा। तो कोई भी चीज अपने इम्प्रूवमेंट्स के लिए आ रहा है तो वो फील दैट इज बेस्ट गिफ्ट। किसने दिया था वो? किसी फ्रेंड ने दिया था जब एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को, और इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ साल जितने भी बेस्ट एम्प्लॉय होते थे उनको वही बुक देते थे हम लोग। ओके। आपके लाइफ में आपके 3 बेस्ट फ्रेंड कौन रहे सर, जो आपके साथ थे, आपके अप्स एंड डाउन्स में थे, आपको बैक करते रहे, सपोर्ट करते रहे, सैक्रिफाइस करते रहे? एक मेरा छोटा ब्रदर है जो अभी मेरे साथ है। हाँ, जो पहले महावीर में साथ वही है, आरिफ गांधी। तो वो एक मेजर रहे। 2 और जन थे मेरे साथ में जब मैंने बिजनेस चालू किया। तो एमएस भागवत करके थे, वो रिटायर हो गए। एक मुर्गप्पा हलवेकर करके थे, वो भी रिटायर हो गए। ये 2 लोग बहुत इनिशियल जर्नी में बहुत केयर ले रहे थे, बहुत अच्छा हेल्प किया उन्होंने। आप लाइफ में किसी को गुरु मानते हैं क्या सर? हाँ,
एक्चुअली मैंने आंसर दिया था क्वेश्चन का दिया था। कि मेरे मामा जो है, जो मुझे यहाँ लेके आए, उन्होंने बहुत अच्छा केयर लिया मेरा। एक तो उन्होंने बहुत फोकस, हार्डवर्किंग सिखाया मेरे को। कोई भी चीजों पे जल्दी डाइवर्ट नहीं होते थे वो। कभी होटलिंग है, कभी पिक्चर है, कुछ नहीं था उनका। उनका बहुत फोकस था कि बहुत कमिटेड काम करते थे वो। और जो प्रिंसिपल थे कि जब तक वो काम उस सिस्टम से नहीं होगा तो वो उसको छोड़ते नहीं थे। आई थिंक दैट वाज वेरी गुड हैबिट मामा। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। और बिजनेस जो सीखा मैंने, उनका दुकान था तो वहाँ मैं जब भी बजाटो में काम करता था, टाइम रहेगा शाम को, छुट्टी के दिन, थर्सडे छुट्टी है तो वहाँ जाते थे। तो वहाँ बिजनेस सीखना मेरा, कैसे इनवॉइस होता है, कैसे निगोशिएशन होता है, काफी चीज वहाँ सीखा मैंने। मामा से सीखा। हाँ, तो जब मेरे पिताजी, मैं 15 साल का था तो अगला लाइफ में काफी उन्होंने वो जगह फिलअप किया, बहुत अच्छी तरह से केयर लिया, तो उन्हीं को मैं गुरु मानता हूँ। आपके लाइफ पे अगर सर कोई मूवी बनानी है हाइपोथेटिकली, सो किस एक्टर को आप चुनेंगे? यू गिव मी 3 ऑप्शन। सर आपका आप चलिए ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सेकंड इज अमिताभ बच्चन, और तीसरा ऑप्शन है अजय देवगन। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। ओके सर, ओके। रैपिड राउंड में लास्ट सवाल पूछता हूँ। अगर आप एमटेक में नहीं होते, एमटेक आप ये नहीं करते, तो लाइफ में आप कहाँ होते? वेयर डू यू सी योरसेल्फ? एक्चुअली जब मैं इकोनॉमिक्स साइंस पढ़ता था 1981 में, तब स्टॉक मार्केट बहुत नया नया आया था। अच्छा। और काफी उस पे हम लोग डिस्कस करते थे, कौन सा कंपनी बढ़ेगा, कौन सा कंपनी छोटा होगा। तो 1990s में 1990s में जब वो 250 रुपए का पब्लिक इशू आता था, उसी में हम लोग सीखते थे। तो आई थिंक हो सकता था मैं फिर स्टॉक मार्केट में जाता था। ओके। इनफैक्ट जब मैंने बजाटो छोड़ा उसके पहले वो एक ऑप्शन था कि स्टॉक मार्केट का बहुत हैबिट लगा था, तो शायद उधर मैं टिल्टेड था। फिर वो ऐसा था कि बहुत ज्यादा रिस्क लेते थे, पीस नहीं था माइंड में अपने, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए इट वाज वेरी क्लियर कि फोकस ऑन बिजनेस, इसलिए हम लोग वहां से बाहर निकले। लेकिन इतना एक्सपोजर सर कैसे आता था? क्योंकि आज लोगों को पता चलता है स्टॉक मार्केट वगैरह, तब मतलब इतना एक्सपोजर कैसे आपको मिला था? वो इकोनॉमिक्स टाइम्स आप पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ता है। और 1980 में जब फर्स्ट सैलरी 100-500 रुपए आता था तो हम लोग इकोनॉमिक्स टाइम्स लेते थे, क्योंकि उससे 2 ऑब्जेक्टिव था। एक तो इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्री, बिजनेस, वो चीजें समझ में आ जाए। तो वो पढ़ने का जो आदत था उससे काफी बेनिफिट मिलता था। तो उसमें एक बेनिफिट था कि व्हाट इज ट्रेंड, विच इंडस्ट्री इज गोइंग टू बेनिफिट, वो हम लोग हमेशा सोचते थे। और एक पॉइंट था कि हाँ, स्टॉक मार्केट में काम करना फिर ऐसा हो गया कि यू टेक मोर रिस्क, मोर स्पेकुलेशन, तो नहीं, ये इसमें से बाहर निकलना है, बिजनेस पे फोकस करो। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने तब से शुरू कर दिया था? हाँ, इन्वेस्टमेंट उसी टाइम में जब 500 रुपए सैलरी आता था तो 2 फ्रेंड मिलके 200 रुपए भर के पब्लिक इशू करते थे हम लोग। क्या बात है। ओके। तब तो 250 रुपए लगता था पब्लिक इशू को। सर थोड़ा पर्सनल पूछता हूँ, 1980s के बाद जो भी हुआ आप बता रहे हैं, 1980s के पहले क्या हुआ? क्योंकि आपने गैरेज के बाद बता दिया मामा ने ये किया। 80s के पहले क्या हुआ? बेसिकली बचपन बहुत अच्छा था, गांव में दुकान था। कौन सा गांव था सर आपका? ये ढोर चांदगांव करके था। ओके। ये शौगांव तालुका में है, 6-7 किलोमीटर शौगांव से है, और पैठन से 6-7 किलोमीटर टुवर्ड्स रिवर साइड था। बहुत अच्छा गांव था। मुझे बहुत दुख होता है जिंदगी में, मेरा गांव पानी में चला गया। बहुत अच्छा रिवर, बहुत अच्छे मंदिर, आपको याद है सब? मुझे बहुत अच्छा याद है। मैं 6-7 तक तो गांव था, तो रोज सुबह नदी पे जाओ, पानी लेके आओ। पहले गांव में ऐसा ट्रेडिशन था, शंकर को पानी डालो, मारुति के मंदिर जाओ, वहां से घर आओ। बहुत अच्छा मिस कर रहा हूँ मैं उस चीज को। इनफैक्ट कल मैं गया था उधर,
अच्छा मेरा एग्रीकल्चर लैंड वहाँ है कुछ, अच्छा तो अभी वहाँ जाते हैं। तो कल गया था, अच्छा। तो बहुत पुराने लोगों से बात किया जो उस टाइम के जो लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हाँ अपन एक गांव के लोगों को मिल रहे हैं अपने। हम्म तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग था मेरा लाइफ। और फैमिली बहुत अच्छा था, हम्म जॉइंट फैमिली था, 4-5 भाई थे। हाँ, एजुकेशन के लिए बहुत फोकस था फैमिली में। तो फिफ्थ क्लास में था तो स्कूल गांव में फोर्थ तक ही था, हम्म इसीलिए फिफ्थ में मैं नगर आ गया। नगर। मेरे अंकल उस टाइम एमएससी कर रहे थे, तो वो लेके आए मेरे को हम्म कि तू पुणे में नगर में आ जा। 5th to 10th मेरा एजुकेशन नगर में हुआ। 11th 12th 10th में जब 10th में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, और उस टाइम भी वो जायकवाड़ इरिगेशन हुआ, हम्म फैमिली थोड़ा डिवाइड हो गया, हर एक जन आप अपना सोचने लग गया। हम्म पिताजी एक्सपायर होने के बाद हम लोग लिएबिलिटी थे उनके लिए, हम्म 3 भाई 2 बहन, फैमिली बड़ा था। हम्म तो वो सबको ऐसा हुआ कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हम्म तो मामा लेके जा रहे हैं, अच्छा है उनके लिए, अच्छा था वो। अच्छा और हमारे लिए थोड़ा सा पेनफुल था कि अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, बट दैट वाज गुड थिंग। हम्म वो जो भी हुआ उस टाइम, उससे हम लोगों को बहुत फोकस हुआ आगे इम्प्रूवमेंट करने पे। हम्म हम तो हमेशा बोलते हैं कि हाँ, गैरेज में काम करने से, अगर मेरे अंकल मुझे लेके जाते थे गांव में तो मैं वही रहता था, बट फ्यूचर नहीं होता था उससे। तो हम लोग बोलते हैं उन्होंने उस टाइम सपोर्ट नहीं किया, बहुत अच्छा है, उससे हमें कुछ लर्निंग मिला। लेकिन गैरेज ही क्यों भेजते थे, मतलब गैरेज ही क्यों चुना था? नहीं, उनका तो मामा का बहुत सिंपल ये था कि तेरा 10th हो गया, 12th हो गया, तू अगर स्कूटर मैकेनिक बनता है तो तू विद इन 1 year यू कैन अर्न, तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा वेटिंग पीरियड। तो उससे तुम्हारा फैमिली सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ कि शौक चला गया, एग्रीकल्चर लैंड थोड़ा था, वो अंकल लोग देखते थे, तो उनका कहना था कि तू वापस गांव जाके क्या करेगा, उससे तो पुणे आ जा। पुणे आने के बाद उनका सजेशन था कि तू गैरेज में काम कर, 1-1.5 साल में तू सीखेगा तो तू खुद अर्निंग करना स्टार्ट करेगा। और अर्निंग करना स्टार्ट किया तो एटलीस्ट मेरे छोटे 2 भाई थे, बहन थी, माँ, सब लोग, तो एटलीस्ट कोई तो ही घर में एक कमाने वाला रहेगा। ओके। इतने अप्स एंड डाउन से आप गए सर, रिटायरमेंट का कुछ प्लान है आगे कि कि काम करते रहना है बस? मेरे बच्चे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बोलता हूँ कि कोई प्लान नहीं मेरा। हाँ, थोड़ा सा कमिटमेंट कम करेंगे, स्लोली फिजिकल फिटनेस, हेल्थ, इसके तरफ ज्यादा इम्पोर्टेंस बट देंगे। आसान नहीं होगा सर आपको रिटायर करना? नहीं, रिटायरमेंट ऑलरेडी मैं कोई सीईओ देख रहा हूँ, तो वी आर ट्राइंग कि एक प्रोफेशनल सीईओ ऐड करें जो डे टू डे में से हम लोग फ्री हो जाए। बट मुझे लगता है कि वी विल रिमेन एक्टिव फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर। उसके बाद का पता नहीं, फिजिकल फिटनेस कैसा है उसी पे सब डिपेंड है। कुछ सीएसआर वगैरह भी करते हैं हम लोग? हाँ, हम लोग सीएसआर करते हैं। 2 साल पहले हमने कुछ फंडिंग दिया था इसको, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल को, वेरी स्पेसिफिकली ऑन कैंसर ट्रीटमेंट्स। तो वो हम लोग फोकस करते हैं उस एरिया में। दूसरा, हम लोग मेजर एक्टिविटी करते हैं ब्लड डोनेशन का। लास्ट 20 ईयर वी अरेंज एवरी फर्स्ट संडे, हम लोग पहले करते थे, अभी सेकंड संडे किया हमने। एवरी न्यू ईयर सेकंड संडे वी विल हैव अ ब्लड डोनेशन। लगभग 5,000 बॉटल्स हम लोगों ने डोनेट किए केएम हॉस्पिटल या अदर ब्लड कैंप्स को। तो वो एक हमारा फेवरेट एरिया है कि एवरी न्यू ईयर वी विल हैव अ फिक्स प्रोग्राम। तो सर कैसा लग रहा है? आज आपको कैसा लग रहा है सर? कुछ अलग लग रहा है? इतना मेमोरीज डेफिनेटली एक रीथॉट प्रोसेस है वो, बट इट्स जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से कुछ माइलस्टोन आगे आए, बट डेफिनेटली दुनिया देखते हम लोग, द वे गूगल और फेसबुक कम बैक, जिस 10-20 साल में उन्होंने दुनिया चेंज कर दिया, वो देखने के बाद तो पता चलता है कि वी आर अ डॉट इन अ पेपर, स्मॉल डॉट से। ठीक है, जहाँ से हम लोग आए उस पॉइंट पे आज तक का जर्नी अपने को अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है। बट मैं काफी दिन, मेरा बेटा गूगल में काम करता है, मैं यूएस जाता हूँ,
वहाँ के एक एक कंपनी का स्टोरी सुनते हैं अपन, माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का या फेसबुक का, बहुत कुछ अलग है वो दुनिया, बहुत अलग है। और हम लोग बहुत छोटे, बहुत एक छोटे से डॉट से छोटे से एक फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे एंटरप्रेन्योर्स को, जो एस्पायरिंग छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और लो फील करते हैं जब कलेक्शंस नहीं होते, सेल्स नहीं होता, लोग छोड़ के जाते हैं? मार्केट का तो कंटिन्यूअस थॉट देना चाहिए कि कौन से मार्केट में अपन काम कर रहे हैं। मेरा तो एडवाइस हमेशा रहता है कि टेक डिफिकल्ट टास्क, टेक नॉट डिफिकल्ट गो इन इजी बिजनेस। कोई अगर इजी रूट बताता है आपको तो कोई भी कर लेगा, तो वो कोई भी कर सकता है, कोई भी उसका कॉपी कर सकता है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कुछ डिफिकल्टी है तो फिर अपना पोजीशन वहां लो, ग्रेट। बिकॉज इनिशियली पेन्स रहेगा बट देन यू विल हैव अ सस्टेनेंस फॉर सर्टेन टाइम। तो सारे एंटरप्रेन्योर को मैं यही कहता हूँ कि डू नॉट सिलेक्ट इजी रूट, इजी रूट, कुछ चैलेंजिंग चीज लो, हार्डवर्क करो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। आज 4 डिसीजन गलत होने के बाद हो सकता है 5th डिसीजन करेक्ट आता है। तो पेशेंस चाहिए बिजनेस में। एंड सिस्टम जितना आप क्रिएट करेंगे बिजनेस में, जितना डेलीगेशन की तरफ जाएंगे, जितना सिस्टम बनाएंगे, जैसे मैं नीचे के मेरे फैक्ट्री में मैं सालों साल जाता नहीं, गया तो कभी एक आधा न्यू ईयर या संक्रांति कभी जाता हूँ नीचे, बस सबको मिलने के लिए। बट टीम ट्रेन किया है, उनको प्रोसीजर्स दिए हैं, एक सिस्टम में काम कर रहे हैं सब लोग। कुछ भी चेंज करना है तो वो डिस्कशन काफी होता है उस पे, तो इट हेल्प। यूजुअली बिजनेस में लोग सब वर्बल रखते हैं और हम लोग बोलते हैं कि एज मच एज पॉसिबल डॉक्यूमेंट करो। तो नए आदमी को ट्रेन करना भी आसान है एंड प्रोसेस यूनिफॉर्म रहते हैं तो कंसिस्टेंसी मिलता है। ग्रेट सर, पूरे पॉडकास्ट में इतने सारे लर्निंग्स हैं मतलब ये ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने एक पूरी किताब पढ़ ली आपके जर्नी के बारे में। सर ये छोटा सा काम है, मैंने पहले बताया कि जब आप फेसबुक और गूगल को देखते हैं तो आप कुछ नहीं है। चाइना में जाते हम लोग देखते इतना डिसिप्लिन, इतना फोकस एक्टिविटी चल रहा है कि अपन इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से आपने शुरुआत की और आज जहां पर आप है, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो जितना अपन एरियल व्यू में जाएंगे तो डॉट ही होते रहेंगे, बट द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड और आज जहां पर भी आप है, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, नए नए प्रोडक्ट्स, इकोनॉमिक टाइम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं ये लेके जा रहा हूँ। बेसिकली स्टैग्नेंट नहीं हो सकते आप, और आप एक चीज पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आज कोई चीज पे आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपको कुछ काम नहीं है तो आपको इमीडिएटली दूसरी तरफ अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि टाइम चेंज होने में टाइम नहीं लगता। वी नेवर थॉट इन 2000 के प्रीपेड कार्ड का हमने 3.5-4 लाख का कैपेसिटी बनाया रोज का। जी सर, एवरी 24 आवर प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन। इन 2012 वी विल नॉट डू। राइट सर। 89 से 96 तक हमारा एग्जिस्टेंस टीवी इंडस्ट्री पे था, तो 2000 में एक पॉइंट आ गया कि नहीं इसको छोड़ना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। आप उसी को लेके बैठेंगे तो यू हैव टू गो टू कंपटीशन, डर्टी गेम। उससे बेटर है यू थिंक न्यू। हाँ, कमर्शियल कमिटमेंट आपका हमेशा लगता है, बट फ्रैंकली हमारा एक अच्छा था कि हमारे नीड्स बहुत लिमिटेड थे। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि जो भी कमाएंगे वापस बिजनेस में ही जाएगा। ये मतलब पर्सनल नीड बहुत कम है, सिंपल स्टाइल हम लोग रहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट, द एबीसी पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारे क्लिप्स जहाँ पर आपने बीच बीच में आपकी जर्नीज और अप्स एंड डाउन्स बताए, बहुत ज़्यादा वायरल होने वाले हैं सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थँक्यू हा छोटा भाऊ आहे। हे तुम्ही आहेत का? बापरे, ड्रास्टिक। तो पहिला मनुष्य आहे हां, जो पहिला एम्प्लॉय कंपनीचा। बरोबर. कन्स्ट्रक्शन म्हणजे रूम बांधायचो, तर कन्स्ट्रक्शनवर कामाला होता, सोलापूर साईडचा ते, लातूर साईडचा आहे, पण तो बिगारी होता,
त्यानंतर तो फॅक्टरी बांधून आमची एक रूम बांधून झाला तो मी राहू का तिथेच राहिला आजही काम करतोय तो जवळपास आजही आहे? आहे बरोबर. 35 वर्ष आहे तो आणि ह्या शाहू फॅक्टरी. आई आहेत का या? ही माझी मिसेस ही अच्छा, आई आहे अच्छा ह्या आई आहेत आई. आई आहे हे माझे मामा आहेत अच्छा 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 हे मागे. हे कोण आहेत हे सर? भागवत म्हणजे म्हणतो मी. हो हो हो. हे रिटायर झाले हम्म. तो आणि मी डिप्लोमाला बरोबर होतो हम्म. पार्ट टाइमला हम्म.